ये ईरान में थे, जिन जगहों के नाम आप सुनते हैं, नातांज, इस्फहान, तेहरान। महिलाओं के अधिकार वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रश किए गए हैं, महिला ये नहीं कर, ऐसा कुछ नहीं है। ये लेबनान में भी थे जब पेजर अटैक हो रहा था। मैंने उनसे पूछा, यू आर वन ऑफ द बेस्ट एजेंसीज इन वर्ल्ड। उन्होंने उस गलती को माना, मेरे इंटरव्यू में उन्होंने माना कि हमसे गलती है। आप थे अफगानिस्तान में उस वक्त भी जब तालिबान टेक ओवर कर रहा था। वो काबुल में मैंने एयरपोर्ट के बाहर देखा, लोग रोटी के लिए भाग रहे हैं, बच्चे छीन रहे हैं रोटी, लेकिन मेरे को ईरान में ऐसा कोई भी तस्वीर नहीं दिखी। रात को हमारे होटल पे मिसाइल गिरी, उसके आगे का पूरा जो इलाका था वो पूरा स्ट्रक्चर पूरा बर्बाद हो गया, और हमें फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में 30 सेकंड का वक्त हमें मिलता था कि हम तुरंत जाके बंकर में छुप जाते थे। कुछ वीडियोस होते हैं ना, पाकिस्तानी एक दूसरे को दिखा रहे होते हैं, देखो भाई साहब ये कौन सा शहर दिख रहा है आपको, ये तो दुबई है। दुबई नहीं है, नोएडा है भारत का। ऐसा कुछ शहर। उनका नॉर्थ तेहरान बहुत सुंदर है। हाँ, बहुत सुंदर है। हाँ, आपको यूरोप की झलक दिखाता है। सबके हाथ लग गई IRGC। उन्हें लग रहा है कि ये पता नहीं ऐसे काम कर रही है जैसा ISI काम करती है, या IRGC ही है जो एक्चुअली ईरान को चलाती है। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, और बिना इस खतरे के बताइएगा फिर वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा। और जब हम उस इलाके में जब घुस रहे थे तो हमको ये बोला गया कि आप इस इलाके में मत जाइए, क्योंकि हमको भी नहीं पता कि वो कहाँ छुप के बैठे होंगे, कहीं वो आपको होस्टेज ना बना दे। एक जगह तो उन्होंने घर के अंदर बॉडीज़ के ऊपर ग्रेनेड से ट्रैप लगा दिया था कि आप बॉडी खींचोगे, ब्लास्ट होगा, आप मरोगे। बच्चों के सामने उन्होंने बाप को मारा। ये दहशत बच्चों के अंदर भर जाए कि हम कितने क्रूर हैं। मैंने बॉडीज ऐसे गिनी है, 1 बॉडी, 2 बॉडी, 3 बॉडी। मैं कुछ 100-200 मीटर तक चला और मैं बॉडीज गिनता चला, 1 बॉडी, 2 बॉडी, 3 बॉडी। सड़कों के किनारे सर कटी हुई लाशें, आप कह सकते हैं, पड़ी हुई हैं, बॉडीज पड़ी हुई हैं। उन्होंने सबसे पहले हमारे इक्विपमेंट छीने, उसके बाद उन्होंने हमारे पासपोर्ट छीने, उसके बाद उन्होंने देखा कि मैं इजराइल 3 बार ट्रैवल कर चुका हूँ। 4 घंटे तक उन्होंने मेरा इंटरोगेशन किया। 4 घंटों तक। हिजबुल्लाह के लोग थे। 4 घंटों तक उन्होंने मेरे से हर सवाल पूछे। बहुत चीज़ें तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ ये ज़रूर बता सकता हूँ कि वहाँ पर ऐसी ऐसी जगह पर उन्होंने डेवलपमेंट कर रखी है जो हम सोच नहीं सकते हैं। अमेरिका ईरान की जंग के बीच लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। 12 घंटे बचे हैं सीज फायर खत्म होने के, जब हम ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं पढ़ाकू नितिन वर्ल्ड अफेयर्स का। लेकिन कुछ चीज़ें हो रही हैं, उसमें यह भी है कि अमेरिकी दल इस्लामाबाद पहुंचने वाला है, ऐसे संकेत आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ईरान बातचीत में शामिल हो सकता है, हालांकि कंफर्मेशन अभी बाकी है, आया नहीं है। तो जब सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है, इतनी जल्दी जल्दी बदल रहा है, तो फिर हमने सोचा कि आज का एपिसोड ईरान में हो रही गतिविधियों पर रिकॉर्ड ना किया जाए। जब हो जाएंगी वहाँ गतिविधियाँ सारी, तो फिर आपसे मुलाकात की जाएगी, किसी एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा। लेकिन इस बीच एक ऐसे एक्सपर्ट को हमने बुलाया है जो ईरान में थे जब हमला हुआ ईरान पर 26 तारीख को, 28 तारीख को। तो उसके 4 दिन पहले तक ये ईरान में थे। जिन जगहों के नाम आप सुनते हैं, नातांज, इस्फहान, तेहरान, सब जगह ये लगातार घूम रहे थे, वहाँ से रिपोर्ट कर रहे थे। आपने आज तक पर इन्हें देखा भी होगा। सुमित चौधरी इनका नाम है। और जब मैं सुमित भाई से बात कर रहा था इस पॉडकास्ट से पहले, तो 7 अक्टूबर की वो घटना जो आपने देखी होगी, जिसमें गज़ा की तरफ से कुछ लोग आए थे हमास के, और इज़राइल में वो निहत्तों का तो नरसंहारी हुआ, जनसंहारी हुआ, वो हुआ था। तो उसके ठीक अगले दिन सुमित वहाँ भी थे। ये लेबनान में भी थे जब पेजर अटैक हो रहा था। उसके बाद आप लेबनान पहुँचे थे, और आप थे अफगानिस्तान में उस वक्त भी जब तालिबान टेक ओवर कर रहा था। 15 अगस्त का जश्न हम मना रहे थे, और वहाँ भी सरकार बदल रही थी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पिछले 5, 6, 7 साल में जितनी भी बड़ी वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी घटनाएं हुई हैं, आप उन सब के साक्षी रहे हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत स्वागत है आपका पढ़ाकू नितिन वर्ल्ड अफेयर्स में। थैंक यू नितिन। तो टीवी पर तो हम आपको देखते रहते ही हैं, आप वहाँ से रिपोर्टिंग करते रहते हैं। ईरान में मुझे याद है प्रोटेस्ट कवर कर रहे थे जब खामनेई के खिलाफ हो रहा था। आपको आइडिया भी नहीं होगा कि उसके कुछ ही दिनों बाद ऐसा होगा, वो रहेंगे ही नहीं। तो आप इतना कुछ ईरान में देख रहे थे, अपनी आंखों से देखा, और बहुत कम लोगों में हैं आप जो जिन्हें मौका मिला कि ईरान ने वीज़ा दिया हो और आप वहाँ पहुँचे हो। तो बात तो बहुत सारी है मेरे पास,
अंबार है सवालों का, पर बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर है कि ईरान पहुंचा कैसा जाए, मतलब कैसे। अभी तो देखो बहुत सारे लोग घूम के आए थे, मैं बताऊं आपको, जो यूट्यूबर्स थे, तो हमें भी लगा अब तो जाया जा सकता है, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है अब, इसके बाद सवाल है कि कैसे पहुंचे वहाँ। यार देखिए, आपने वो बात की जो मैं पिछले कई सालों से ट्राई कर रहा था, क्योंकि ईरान पहुंचना किसी भी एक रिपोर्टर के लिए, जब आप कन्फ्लिक्ट कवर करते हैं, जब आप ऐसी चीज़ों को कवर करते हैं, तो आपका भी एक एम होता है या फिर एक सपना होता है कि यार मैं इस जगह जाके रिपोर्ट करना चाहता हूँ। और जब मैंने खासतौर पे साउथ इज़राइल से रिपोर्ट कर लिया, लेबनान से रिपोर्ट कर लिया, कई सालों से उनको ट्रैक कर रहा था, रिपोर्ट कर रहा था, ग्राउंड पर जा रहा था, वो सारी चीज़ें मैंने खुद देखी हैं, तब मेरा बड़ा मन था कि मैं ईरान जाऊं, और बहुत लंबी समय से मैं कोशिश भी कर रहा था। हर बार बोल दिया था कि हाँ, वी आर लुकिंग आफ्टर योर एप्लीकेशन। लेकिन अचानक से एक मौका आया, मुझे फ़ोन आया कि आपका जो है अप्रूवल कर दिया गया है, बट यू नीड टू मेंटेन दिस वेरी क्लासिफाइड एंड वेरी सीक्रेटिव, और ज़्यादा आपको बताना नहीं है। तो मैं राज़ी हो गया। तो मुझे मौका दिया गया कि आप ईरान पहुंचेंगे, आपको ये, लेकिन आपको कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ऑब्वियसली उनकी सिक्योरिटी का रीजंस रहता है, और जिस तरीके से चीज़ें बन रही थी, मुझको भी लगा कि यार जाना ही अपने आप में बड़ी बात है। तो मुझे लगा कि चलो, ईरान को जानना भी ज़रूरी था, सिविलाइजेशन खासतौर पे कैसे रहते हैं, कैसे काम करते हैं। तो और ये अचानक फरवरी से- था? ये फरवरी था। ओके। मुझे याद है कि मुझे ये कॉल 4 या 5 तारीख को आया था। 3-4 दिन मुझे लगे अपनी तैयारियों को पूरा करने में, और 10 तारीख या 11 तारीख को मैं ईरान में था, तेहरान में। पहले दिन मैंने देखा कि हज़ारों लाखों लोग जो हैं वो सड़कों पर हैं। मैं एयरपोर्ट से जैसे ही बाहर निकला, मैंने देखा लोग, इतनी भारी तादाद में लोग, तो मुझे पता लगा आज इनका नेशनल डे है, ईरान का नेशनल। और उनको बहुत, आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से लोग मनाते हैं। और इस बार तो मौका इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि रिजिम चेंज की बात चल रही थी। लोगों, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा था कि देखिए रिजिम चेंज होगा, लोग बहुत गुस्से में हैं। और उससे थोड़े दिन पहले, जनवरी में, आपको याद होगा, रॉयट्स हुए थे तेहरान में, हमने देखा कि मार्केटें जला दी गई, दिसंबर में प्रोटेस्ट हुए थे। हाँ, तो लोग सड़कों पर उतर आए, मार्केटें बंद कर दी गई, कई लोगों के रास्ते। और उसमें कई ऐसे आंकड़े बताए जा रहे थे अपने हिसाब से, र्यूमर के तौर, कि इतने लोग मार दिए गए, इतने लोग। तो पहुंचा तो मुझे लगा कुछ ऐसा तो नहीं कि मेरे उतरने के बाद दोबारा से कुछ शुरू हो गया। तो बाहर निकले तो देखा, तो मैं जब निकला, लोग, मैं आज़ादी स्क्वायर पे था, मुझे याद है, फ्रीडम स्क्वायर जिसको कहते हैं। तो मैं वहाँ पहुँचा, लोग, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, हर शख्स मुझे वहाँ मिला। और पहुँचने के बाद जो मैंने हुजूम देखा वहाँ पे लोगों का, मतलब मुझे याद है कि 10 किलोमीटर तक उस पूरे एरिया के अंदर हम पैदल ही चले, गाड़ियाँ जा नहीं रही थी, तो पैदल 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 हम आगे तक पहुँचे। फिर एक जगह आके हम वहाँ पे लोगों से, मैं इंटरेक्ट करने की कोशिश की, लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। कुछ लोगों से आप उनकी लैंग्वेज नहीं समझ पाते, वो आपकी लैंग्वेज नहीं समझ पाते, फारसी। तो हाँ, तो आपको बहुत मुश्किल होती है। लेकिन हाँ, कई दोस्त जो साथ में थे वो इंग्लिश समझते थे। तो उन्होंने, फिर मैंने देखा कि वहाँ पे सिक्योरिटी भी बहुत टाइट है, IRGC भी है, बासित फोर्स भी है। और सबसे कमाल पता की, चलता है वहाँ पे IRGC है ये? देखिए पता लग जाता है। हमको भी कई बार, मतलब बहुत दिक्कत तो होती है ऑब्वियसली, लेकिन थोड़ा बहुत उनके हाव भाव से, उनके तौर तरीक़ों से पता लग जाता है कि हाँ यार, सिक्योरिटी सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं है, IRGC की मौजूदगी भी रहती है। तो पहुँचे, उसके बाद लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू किया। वो दिन तो मुझे याद है कि कब मेरे 12-14 घंटे निकल गए, क्योंकि रिपोर्ट करते हुए, खड़े हुए, लोगों को देखते हुए, अलग अलग तरीके का प्रोटेस्ट होता है, आपको पता है। एंटी अमेरिका भी किया जाता है, अमेरिका को तो लोग पसंद नहीं करते। उसके बाद इजराइल को लेकर, फिर लोगों में वहाँ पे एक बड़ा यूनिक चीज़ है कि बच्चे कार्टून की फॉर्म में, मतलब अपने प्रोटेस्ट के तरीके, आप कहते हो ना कि हमें जब किसी को कंडेम करना तो आपके तरीके यूनिक होने चाहिए। बच्चे कार्टून के फॉर्म में आ रखे हैं, मतलब वो बहुत, मतलब मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि वो तस्वीरें आज से पहले सिर्फ मैंने टीवी पर या व्हाट्सएप पे देखी थी। बिल्कुल। और ज़मीन पर उतर के देखना कि अच्छा ये वो गली है, ये वो इलाका है, ये वो पूरा तेहरान स्क्वायर के आसपास का इलाका है, तो वो मेरे लिए इंटरेस्टिंग था। जब मैंने कभी डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखी हैं और उनके थ्रू ईरान को समझने की कोशिश की है, तो वहाँ पे नेशनल डे जिसके बारे में आप कह रहे हैं, उसकी अक्सर कुछ तस्वीरें आती हैं जिनमें अमेरिकी झंडे जल रहे हैं। हाँ, नीचे ज़मीन पर अमेरिका इजराइल के झंडे बने हैं, पेंटिंग्स करके उस पे लोग चल रहे हैं। लोग चल रहे हैं। इनफैक्ट जब परेड निकलती है सिपाहियों की, वो भी उसे रौंदते हुए आगे बढ़ते हैं। तो एक जो वो दुश्मनी है, दुश्मनी का भाव है तकरीबन 5 दशकों से, वो वहाँ बहुत खुलकर दिखता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में लोग अमेरिका के आलोचक नहीं है या इजराइल के नहीं है, ईरान के भी होंगे कुछ, पर मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अलावा हमने हिंदुस्तान में तो ऐसे झंडे जलते हुए किसी के नहीं देखे प्रोटेस्ट में। हाँ, हम हिंदुस्तानियों ने, मतलब पाकिस्तान के भी बहुत ही रेयर चांस होता है जब कुछ बहुत ज़्यादा हो जाए, लेकिन ईरान में आम है। मेरा सवाल ये है कि जब आप इस बार पहुंचे थे तो अमेरिका की तरफ से
हम्म। ये कहा जा रहा था ट्रंप की तरफ से स्पेसिफिकली कि सड़कों पे उतर आओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जहाजी बेड़ा भेज दूंगा। ये तब माहौल बन रहा था। हाँ। क्या आपको थोड़ा बहुत कुछ ऐसा माहौल दिखाई दिया कि वाकई लोगों को यकीन था उन दिनों में कि हाँ, हम अगर प्रोटेस्ट करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे तो खामने के खिलाफ, तो अमेरिका आ जाएगा या ट्रंप आ जाएगा, हमारी मदद हो जाएगी? और किसी हद तक क्या उनमें एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट कम भी दिख रहा था, या फिर उतना ही था जैसा हम डॉक्यूमेंट्रीज में देखते रहते हैं? एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि आपने जो पूछा मैं भी उससे पहले, क्योंकि वही न्यूज़ अपने बुलेटिन में या रिपोर्ट करके गया था कि देखिए ईरान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, मार्केटें जला दी गई, हज़ारों लोग मार दिए गए, बहुत चीज़ें हम लोग रोज़ देखते थे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या था, जब अब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा, क्योंकि उस समय तो प्रो रिजिम को लेकर वो चल रहा था, लोग उतरे हुए थे रिजिम के फेवर के अंदर। तो एक दो चीज़ें जो मैंने वहाँ पे मॉनिटर की उन लोगों के अंदर से, और जो बातचीत की, कि मैंने कहा अमेरिका की तरफ से कहा जाता है, ये कहा जाता है, उन्होंने बोला कि वी डोंट वांट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, ये हमारा नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, हमारा नेशनल मैटर है, वी विल रिजॉल्व इट, हमें कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। और फिर एक और इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बोला कि हमारी जो चीज़ें हैं, हमारा जो गुस्सा है वो सरकार की पॉलिसीज़ को लेकर है, हमारे रेजिम चेंज को लेकर नहीं है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि देखिए अगर कोई आउटसाइड वर्ल्ड का मतलब इन्वॉल्वमेंट होता है, दैट क्लियरली इंडिकेट कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, तब हम सारे के सारे लोग सड़कों पर आपको नजर आएंगे। तो सरकार की पॉलिसीज़ के खिलाफ नाराज़गी हो सकती है, वुमेन अधिकारों को लेकर भी या किसी भी चीज़ को लेकर भी। खासतौर पे देखिए कोई कंट्री अगर 40-50 साल से सैंक्शन झेल रही हो तो निश्चित तौर पर उसकी इकोनॉमी को तो डेंट लगता ही लगता है। उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें उनके पास मुहैया नहीं होती हैं, उन्हें बाहर से मंगानी पड़ती है और चीज़ें महंगी होती हैं, आपके पास जॉब्स नहीं होती, आपके पास इंडस्ट्रीज़ नहीं होती, आपको सेल्फ डिपेंडेंट काम करना होता है। तो वो गुस्सा तो रहेगा 40-50 साल के अंदर, और फिर आज के टाइम में जब आप सोशल मीडिया पे दुनिया को देखते हैं तो और गुस्सा आता है, एक्सपोजर होता है आपके एक्सपोजर होता है। पास। तो वो गुस्सा सरकार के ऊपर था उन सैंक्शंस को नहीं लेकर। तो वो सरकार किसे मानते हैं? वो सरकार खामनेई के शासन प्रशासन को भी सरकार मानते हैं, या फिर वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ही सरकार मानते हैं, खामनेई को अलग रख के देखते देखिए हैं? वहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है जो दुनिया के किसी मुल्क में आपको नहीं दिखती। वहाँ पे दो पैरेलल लाइंस चलती हैं। पहली है सुप्रीम लीडर की, जो निश्चित तौर पर बहुत सुप्रीम है, हर चीज़ में उनकी सुप्रीमेसी, या फिर सुप्रीम लीडर अकेले एक शख्सियत नहीं है, उनका पूरा का पूरा आसपास के जो लोग एडवाइजर्स होते हैं, उनके मिलिट्री एडवाइजर्स, उनके जुडिशल एडवाइजर्स, उनके आप कह सकते हैं इकोनॉमिक एडवाइज़र, वो तमाम लोग भी उतने ही पावरफुल होते हैं। वो सुप्रीम लीडर को जाके बताते हैं कि ये हमारी पॉलिसी और हमारी सिविलाइजेशन। देखिए मैं बार बार सिविलाइजेशन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ईरान अपनी सिविलाइजेशन को लेकर बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टची है, या फिर आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल। वो समझता है कि अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट, इजराइल का इन्वॉल्वमेंट या हम पर अटैक हमें ख़त्म करने के लिए नहीं, हमारी सिविलाइजेशन को ख़त्म करने के लिए, और ये सिविलाइजेशन हमने कितने हज़ारों सालों से बचा कर रखी हुई है। तो उनका ये मानना था कि ये सारी की सारी चीज़ें जब आप बात कर रहे हैं खासतौर पर कि देखिए रिजिम को, उनकी नाराज़गी उन सैंक्शंस को लेकर थी, सरकार के खिलाफ नहीं थी। आप सुप्रीम लीडर बहुत कि लोग सुप्रीम लीडर के खिलाफ उतरा, ऐसा नहीं था। लोगों का बहुत पर्टिकुलर, जो मैंने वहाँ जाके समझा, वही समझा कि जो उनका गुस्सा था वो अपने अधिकारों को लेकर था, कि हमारे अधिकारों को बढ़ाया जाए, या फिर हम पर जो ये आप इंटरनेट के ऊपर आपने जो पाबंदियां लगा रखी हैं, छोटी छोटी पाबंदियां, इनको ठीक किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो चाहते थे कि रिजिम चेंज हो जाए। अगर ऐसा होता तो 40-45 दिन के अंदर हमको वो दिख जाता। इससे बेहतरीन मौका तो वहाँ के लोगों को कभी मिल ही नहीं सकता था जब इतने ज़्यादा अटैक किए जा रहे थे। तो और ये इस मौके की तलाश में अमेरिका और इजराइल भी थे। तो ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर था कि आप कहते हैं ना कि आप अपने लोगों के गुस्से को, चिंगारी को इतना भड़का दो कि वो आग में तब्दील हो जाए और उसके बाद आप पानी लेकर आ जाओ। तो अमेरिका और इजराइल यही चाहते थे, कि वो चाहते थे कि लोग सड़कों पर उतरे और फिर उनको सपोर्ट कर कर वो आगे बढ़े। ऐसा हुआ नहीं। तो लोगों में बहुत कंट्रोल तरीके से प्रोटेस्ट किया। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था ये, क्योंकि वहाँ पर कई, आपको याद होगा उस समय खबर आई थी कि स्टारलिंक की सैटेलाइट चीज़ें मिली, उनके कई आपको इक्विपमेंट मिले। तो ईरान ने ये समझा कि शायद हो सकता है कि ये प्री प्लान तरीके से किया गया, क्योंकि स्टारलिंक अभी भी आप माने बहुत बड़ा क्राइम है अगर स्टारलिंक के सैटेलाइट फ़ोन्स आपके पास ईरान में पकड़े गए, क्योंकि ईरान इसको एक तरीके से देशद्रोह मानता है। वो मानता है कि ये सारा काम फिर मोसाद का होगा या फिर CIA का होगा। तो अगर वहाँ पकड़े गए और लोगों के पास पकड़े गए तो समझे कि देखिए शायद हमारे देश में रिवॉल्ट कराने के लिए पूरी साजिश थी, और उन्होंने दिखाया भी कि देखिए हमारे पास तो पकड़े गए। लेकिन हाँ, लोगों की नाराज़गी अपने अधिकारों को लेकर, अपने सैंक्शंस को लेकर ज़्यादा थी, रिजिम चेंज को लेकर नहीं थी। आप जब लौटे उसके 4-5 दिन बाद ही हमला हो गया। आपके वहाँ रहने के दौरान क्या आपको यकीन था कि हमला होगा? देखिए मुझे पहले दिन से जब मैं उतरा तब मुझे लगता ज़रूर था कि देखिए ईरान की बातचीत अमेरिका से नहीं होगी, और अमेरिका की जो पोस्चरिंग है,
क्योंकि देखिए मैं भी डिफेंस कवर कर चुका हूँ या चीज़ों को थोड़ा बहुत समझता हूँ, इतना तो नहीं लेकिन हाँ थोड़ा बहुत समझता हूँ। जब आप पूरे दुनिया की अपनी मिलिट्री पावर एक ही रीजन में जाके आप डिप्लॉय कर रहे हो, आप लगातार रीइंफोर्समेंट कर रहे हो और अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को मूव कर रहे हो, अपने डिस्ट्रॉयर्स को मूव कर रहे हो, आप लगातार अपनी जंग की तैयारी, तभी इंडिकेट करता है शायद आप बातचीत के लिए नहीं आ रहे, आप किसी और चीज़ के लिए आ रहे हो। और फिर वही तैयारियां हमें इजराइल में भी दिखाई दी। हमने देखा कि कई कार्गोज जो थे लगातार वो इजराइल में लैंड कर रहे थे। तो आपको समझ में आता है कि हाँ यार देखो कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अब वो कब होगा ये किसी को नहीं पता था, क्योंकि देखिए अटैक का एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव जो होता है या उसकी जो एडवांटेज होती है वो है सरप्राइज। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज अगर आपके पास है तो आप दुश्मन को चौंका सकते हो, उसको बर्बाद कर सकते हो। लेकिन अगर एलिमेंट ऑफ सरप्राइज चला गया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो तैयार है। लेकिन ईरान के मामले में ये था कि ईरान कई सालों से तैयारियां कर रहा है। ईरान ने 2025 के अटैक के बाद से ही बहुत तेजी से तैयारी की और वो मैंने देखा भी। तो मुझे ये तो अंदेशा था कि देखिए कुछ ना कुछ तो बिगड़ने वाला है, हालात बिगड़ेंगे। अब वो इस हद तक बिगड़ेंगे ये मुझे भी नहीं पता था कि देखिए सुप्रीम लीडर को मार दिया जाएगा, आईआरजीसी के बड़े कमांडर्स को मार दिया जाएगा। और ये भी था कि वहाँ पर हमें ये बता दिया जाता था कि देखिए आप इस इलाके में मत जाइएगा, आप ये मत कीजिएगा। क्योंकि हमारे जाने से पहले मुझे याद है कि मैं नतांज की तरफ ट्रैवल कर रहा था, थोड़े दिन पहले शायद उन्होंने नतांज में एक साइकिलिस्ट को पकड़ा था, एक ट्रैवलर को पकड़ा था जो अपनी बाइसिकल पे लगा के कैमरा लगा के वो रिकॉर्ड कर रहा था। उन्होंने उसको जेल में डाल दिया और बताया गया कि ये सारी की सारी फुटेज वो मोसाद को CIA को देगा। तो वो बड़े सेंसिटिव थे इन चीज़ों को, क्योंकि उनको पता था कि उनके लिए ये जो गोपनीयता है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को भी थोड़ा आइडिया था कि उनके मुल्क पर हमला होगा। लोग मुझे लगता है कि शायद तैयार होना शुरू हो गए थे उसी समय से, 2025 के बाद से। 2025 ने अगर अमेरिका उसी समय बड़े ऑपरेशन चला देता तो शायद ईरान को संभलने का मौका ना मिलता, क्योंकि ईरान उस समय इतना तैयार नहीं था। 2025 के बाद ईरान बहुत ज़्यादा तैयार हुआ। 2025 के बाद ईरान को अपनी कमियां समझ में आई। ईरान को ये समझ में आया कि देखिए सिर्फ और सिर्फ मिसाइल तैयार करने से और आप कह सकते हैं इनरिच यूरेनियम को तैयार करने से काम नहीं चलेगा। अब आपको अपनी ऐसी तैयारियां करनी है कि अगर आपके हेडक्वार्टर्स पर अटैक हो जाए तो आपके छोटे छोटे कमांड उसको रिटेलिएट करने के लिए सक्षम हो। तो शायद मुझे लगता है ईरान ने तभी से तैयारियां अपनी और तेज़ी से बढ़ा दी थी। अभी जब पिछले हफ्ते हमने पॉडकास्ट किया था तो श्वेता सिंह आई थी और उन्होंने इजराइल को कवर किया था। उन्होंने बताया था कि वहाँ जो लोगों की तैयारी थी, बॉम्ब शेल्टर्स उन्होंने देखे, होटल्स में जिस तरह से सायरन बजते थे, उन्होंने मोबाइल में भी दिखाया कि मोबाइल में सायरन बजने लगते हैं। तो इजराइल की तैयारी लोगों के लेवल पर थी, है ना। एक तैयारी होती है सैनिक लेवल पर या नेतृत्व के लेवल पर। तो यहाँ जो ईरान में आपने तैयारियां देखी, जब उन्हें लगा कि हमला हो सकता है 2025 के बाद, तो आपको किस लेवल पर दिखाई दी? लोगों के लेवल पर थी कुछ तैयारियां? देखिए मुझे लगता है लोगों के लेवल पे वैसी तैयारियां नहीं करते वो लोग जैसा इजराइल में भी उस समय जब 7 अक्टूबर 2023 के बाद मैं भी लंबे समय वहाँ रहा, उन इलाकों को कवर किया। इजराइल ने अपनी वो तैयारियां ऐसी की हुई हैं कि उसको ये डर है कि इस देश से नहीं तो उस देश से उस पर अटैक होगा। चाहे आप उनके बंकर्स देख लीजिए। मुझे याद है एशक्लॉन में मैं रुका हुआ था एक होटल के अंदर, एशक्लॉन पे रात को हमारे होटल पे मिसाइल गिरी, उसके आगे का पूरा जो इलाका था वो पूरा स्ट्रक्चर पूरा बर्बाद हो गया। और हमें फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में 30 सेकंड का वक्त हमें मिलता था कि हम तुरंत जाके बंकर में छुप जाते थे। और उसका वो बंकर्स का जो मॉड्यूल था या फिर वो तरीका था इतना कारगर लगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर जब मैं कवर करता था तो अक्सर वहाँ पे यही होता था कि रिहायशी इलाकों पर पाकिस्तान की तरफ से आर्टिलरी फायर होती थी और वहाँ पे लोग मारे जाते थे, नुकसान होता था। लेकिन इंडिया ने भी बंकर्स बनाने शुरू किए। लेकिन मेरे को लगा कि इन्होंने कब से तैयारियां शुरू कर दी होंगी इजराइल ने, तो ऐसी तैयारियां आपको ईरान में नहीं मिली। देखिए ईरान का एक तो आप कह सकते हैं कि जो क्षेत्रफल है बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। फिर तेहरान को छोड़कर अगर आप देखें तो उनके घरों की जो दूरी है इतनी ज़्यादा रहती है कि वहाँ पर आप नुकसान अगर एक घर के ऊपर अटैक भी करे तो दूसरे घर को शायद इतना नुकसान ना पहुँचे। अच्छा, बहुत सघन नहीं बसा हुआ। नहीं, बहुत सघन नहीं बसा हुआ। तेहरान के बाद एस्फहान थोड़ा सा एक ऐसा शहर है जो थोड़ा सा आपको पॉपुलेटेड लगता है। अदरवाइज वहाँ पे ज़्यादातर घर जो हैं वो अच्छी खासी दूरी पे रहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं, 9 या 10 करोड़ के करीब उनकी पॉपुलेशन है, क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा बड़ा है उनका। और फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि ईरान को ये पता था कि देखिए ये सारी लड़ाई या सारी कार्रवाई सिर्फ उस इनरिच यूरेनियम को लेकर है जो उसने तैयार किया है। पूरी लड़ाई, पूरी चीज़ें सारी उस चीज़ को लेकर है जो ईरान बहुत सिक्योर किए बैठा हुआ है। ईरान को अब भी पता है कि सबका फोकस उसी पे है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो बाद में आया, पहली चीज़ें ही वो थी। तो मुझे लगता है कि शायद ईरान के लोग तो मेंटली प्रिपेयर थे। जो कंट्री 40 साल से सैंक्शन झेल रही है वो मेंटली वैसी प्रिपेयर हो जाती है कि देखिए आज नहीं तो कल युद्ध होगा ही होगा, हमें तैयार रहना है। लेकिन बंकर्स बना देना वो सब चीज़ें उनकी उस लेवल पर नहीं था। उन्होंने बंकर्स बनाए
लेकिन क्या कहते हैं ना, कौन सी खास चीज़ या कौन सी कीमती चीज़ है आपको जिसको आपको बचाना है। इसराइल के लिए उनके लोग होते हैं, इसराइल आपको पता है बहुत ज़्यादा सिक्योर रखता है अपने लोगों और को, कहीं भी छोटा सा हो। देश है, हाँ। कम आबादी है। ईरान के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उनकी इनरिच यूरेनियम, उनकी बस। मिसाइल्स, तो उनके लिए साइलोस बना रखे हैं। वो है। और वैसे भी ईरान पर कोई रोज तो हमले होते नहीं, इसराइल तो अक्सर जूझता है, तो वैसी तैयारी होनी भी नहीं थी। अच्छा, श्वेता से ही पूछा था, आपसे ही पूछूंगा, शुरुआत कैसे हुई ईरान जाने वाली? किसने कहा? आपको लगा बहुत दिन से आप लाइन में लगे थे वीज़ा की, और जाने से पहले की तैयारियां क्या होती हैं? देखिए, एक तो मुझे अक्सर हम लोग अपने कैमरा पर्सन के साथ ट्रैवल करते हैं, लेकिन इस बार ये था कि आपको अकेले जाना है, तो आपको थोड़ा सा ये लगता है कि ठीक है कैसे मैनेज करना है, कैसी चीज़ें होंगी। वहाँ पहुँचे हम लोग तेहरान में, पहले दूसरे दिन चीज़ें, और कभी भी आप ऐसी कंट्री में जो जंग की तैयारियों में लगी हो, वो आप पर बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं, आप पे मॉनिटरिंग भी करते हैं कि यार ऐसा ना हो कि आपको मौका दे, और आपको भी थोड़ा सा संवेदनशील रहना पड़ता है कुछ चीज़ों को लेकर। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप देखते हैं, लेकिन आप उसे कैमरे में रिकॉर्ड करके आगे नहीं भेजना चाहते, क्योंकि कोई चीज़ें बहुत सेंसिटिव होती हैं। तो हम लोग भी जब वहाँ पहुँचे, लगा हुआ था, पढ़ता रहता था, जानता रहता था, लेकिन उत्सुकता सबसे ज़्यादा पता क्या होती है, रिपोर्टर चाहे कितना पढ़ ले, कितनी जानकारी इकट्ठा कर ले, सोर्स से ले ले, लेकिन जब वो ज़मीन पर पहुँचता है ना, तब उसको, मुझे लगता है उसका 90% काम वहाँ पूरा हो जाता है, क्योंकि उसको फिर वो इलाके रटे होते हैं, उसको इलाके देखे हुए होते हैं, उसको पता है क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि मुझे याद है कि जब ये खार्क द्वीप वाली बातें आई थी सामने, बंदर अब्बास, तब पहले दिन मैं अपने बुलेटिन में मैंने चलाया कि खार्क द्वीप जो है बहुत सेंसिटिव है, और बंदर अब्बास भी, क्योंकि अगर अमेरिका नेवल एसर्ट्स के ऊपर ईरान के इतने अटैक कर रहा है, और एक शिप तो जो भारतीय उससे वापस भी जा रहा था, उस पर भी अटैक कर दिया गया, अगर ऐसे अटैक करा तो इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि अब ब्लॉकेड के साथ साथ ग्राउंड फोर्सेस की मूवमेंट शुरू कर दे। तो मुझे लगा कि अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा। तो बंदर अब्बास से एक हाईवे जाता है, नेशनल हाईवे 71, मैं उस हाईवे पर ट्रैवल किया हुआ था, वो तेहरान से इस्फहान और इस्फहान से आगे बंदर अब्बास को जोड़ता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 13-14 घंटे के अंदर 4 लेन हाईवे, बेहतरीन हाईवे जो तेहरान से साउथ को जोड़ता है। तो मुझे लगा अगर बंदर अब्बास के आसपास इस जगहों पर आकर अमेरिकी फोर्सेस अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को, डिस्ट्रॉयर्स को लाकर पहुंचा दिया, तो फिर उनके लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि अगर उसका रोड बाय डिस्टेंस 13 घंटे का है तो फ्लाइंग डिस्टेंस तो और कम होगा। तो आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो गया बंदर अब्बास के पास, जहाँ से आप अपने हेलीकॉप्टर्स को, एयरक्राफ्ट्स को भेजकर स्ट्राइक्स कर सकते हैं, आप मॉनिटरिंग क्लोज कर सकते हैं। तो उस जगह पे जाकर मुझे पता लगा कि अच्छा, ये स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस था, तभी इस हाईवे को और उस हाईवे के आसपास IRGC ने बहुत कंट्रोल चीज़ें की हुई हैं। उनको नहीं लगता कि देखिए इसको कुछ नुकसान पहुंचना चाहिए, तो बहुत मॉनिटरिंग की जाती है उस हाईवे की। तब मैं समझा कि अच्छा, तो ये इंपॉर्टेंट, तो ये सारी चीज़ें मैंने जाके समझी। ये मैं पढ़कर, या फिर आप समझ सकते हैं इन्फॉर्मेशन के तौर पे नहीं समझ सकता था। फिर तेहरान की कुछ ऐसी चीज़ें, मुझे याद है उनके जो फर्स्ट सुप्रीम लीडर थे खुमैनी साहब, उनके मैं घर गया, जहाँ पे उनका घर था, तेहरान के नॉर्थ में वो रहते थे, तो उस घर में गया जहाँ पे उनकी मीटिंग हुआ करती थी। बाहर वो कमरा जिस सोफे बैठते थे। हाँ, तो मैं वहाँ पे अभी भी उनकी जो रिलीजियस प्रीचिंग होती है वो होती है अभी भी, वो आके बड़ा सादा घर है उनका। हाँ, और वहाँ पर कई IRGC के बड़े कमांडर्स आते हैं। हाँ। वो लोगों को बताते हैं। तो मैं अंदर गया, वहाँ देखा, तो और कुंभ, जहाँ पर आपको याद हो कुंभ की, उसको बहुत माना जाता है, कहा जाता है शियाओं में बहुत शिया नहीं, उसकी important सबसे जगह भी इंपॉर्टेंट है बात वो। ये कि कहते हैं कि जब भी सुप्रीम लीडर को कुछ बड़ा अनाउंस करना होता था ऐसी, वहाँ जाते हैं। तो वहाँ जाके एक बार जाते हैं और उसके बाद वापस वो अनाउंस करते हैं। ये वहाँ के लोग मानते हैं ऐसा। तो मैं जब वहाँ पर गया तब तो मेरे लिए वो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी था कि आखिरकार उन जगहों की क्या अहमियत है। तो मुझे लगता है कि तैयारियां तो ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें हुई, लेकिन वहाँ जाकर कुछ चीज़ें ऐसी आई ओपनर आपके लिए होती हैं कि आपको पता लगता है कि अच्छा, ये है सिचुएशन, ऐसी चीज़ें होती हैं वहाँ पर, ईरान के लोग कैसे हैं। तो ये बिना जाने आपको नहीं पता लग सकता। जैसे लोग वहाँ के बहुत, मतलब इंडियंस को लेकर बहुत अच्छे हैं। आप कुंभ तो चले जाइए, वहाँ तो आपको बहुत बहुत हद तक भारतीय मिल जाएंगे। कोई लखनऊ से है, कोई कश्मीर से बहुत लोग जाते हैं। रिलीजियस आपको पता है उसका इंपॉर्टेंस कितना है। फिर उन लोगों के अंदर इंडियंस को लेकर बहुत ज़्यादा एक, मतलब कहते हैं ना कि गर्मजोशी है, लोगों को बहुत मिलते हैं, अरे आप इंडिया में ये है हमारा वो, क्योंकि आप कभी भी जाइए, वो कहते हैं कि जो संस्कृत है पर्शियन से बहुत मिलती है। उसके बाद उनका ये मानना कि हमारी सिविलाइजेशन आपकी सिविलाइजेशन एक है, और उनके अंदर हमारी चीज़ों को लेकर बहुत अटैचमेंट है इंडिया को लेकर। तो वो सारी चीज़ें मुझे लगता है कि हमारे पर्सपेक्टिव से एक रिपोर्टर के लिए जानना भी बहुत ज़रूरी था। फिर कई चीज़ें ऐसी, पिक्चर मैं आपको, कई लोग बहुत, जो मुझे नहीं पता कि लोग क्या समझते हैं कि महिलाओं के अधिकारों को लेकर कहते हैं कि महिलाओं के अधिकार वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रश किए गए हैं, महिला ये नहीं कर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो ऐसा नहीं देखा। क्या बात कर, महिलाएं वहाँ पर खुले में घूमती हैं, महिलाएं वहाँ पे शॉपिंग करती हैं, महिलाएं, जो आप हिजाब की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि सारी महिला हिजाब में रहती है,
ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी महिला हिजाब में नहीं रहती हैं। जिनका मन करता है वो, मैंने कई कॉलेज इमेज को यूनिवर्सिटीज देखा। में खुलापन है। एक प्रोटोकॉल है। और एक और, आपने कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात की, मैं एक उनके ऑफिस में गया तो मैंने देखा वहाँ पे जब 70% महिलाएं थी पब्लिक रिलेशंस में और उसमें, तो मैंने अपने साथी को एक बार पूछा, जो मैंने कहा ऐसा क्या है? बोला यहाँ पर महिलाओं की जो भागीदारी है, मेजोरिटी है, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मैन। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? कह रहा महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं इसलिए महिला आगे हैं। तो वो नहीं है जो हम समझते हैं। तो ये जो मिथ था या फिर ये जो भ्रम था, मेरे दिमाग का भी तब टूटा जब मैं ईरान गया। ये तो ये मिथ फैलाया किसने? देखिए, कई लोग जो है, मुझे लगता है हर चीज़ को उसी चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं कि नहीं ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि हर किसी की सिविलाइजेशन को समझने के लिए आपको उस देश में जाकर उसके लोगों को देखना चाहिए। तो जो महिला अधिकारों के लिए वहाँ प्रोटेस्ट भी होते हैं और कुछ घटनाएं भी घटती हैं, बिल्कुल, जिनमें लोग जेल भी जाते जेल भी हैं, गए। वो क्या झूठ हैं या वो अतिशयोक्ति हैं, क्या है वो? देखिए 2022 में वहाँ पर बड़े रिवॉल्ट हुए थे, हम सबको पता है। मेजरली हमने देखा कि वहाँ पर महिलाएं सड़कों पर भी उतरी। वो प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा आपके साथ अग्रेसिव भी हुए, पूरी दुनिया में हुए। लेकिन मैं उसके करीबन 3-4 साल बाद गया। मुझे ऐसा लगता है कि शायद सरकार ने, देखिए किसी भी सोसाइटी के अंदर, किसी भी सरकार के अंदर अगर किसी चीज़ को लेकर आवाज़ उठती है, सरकार उसको दबाती है या सरकार उसको चाहती है आगे ना आए, लेकिन सरकार उसमें अगर करेक्ट वे के अंदर उसमें कुछ करेक्शंस करती है, अमेंडमेंट करती है, मुझे लगता है कि शायद ईरान की सोसाइटी ने, ईरान के रिजिम ने उन चीज़ों में अमेंडमेंट किया। जो मुझे लगता है कि 2026 में मैं जब गया, 4 साल हो चुके थे उस बात को। 4 साल के बाद वैसी परिस्थितियां नहीं थी। देखिए एक कानून है कि आपको हिजाब हमेशा पहनना है, लेकिन उसका कितनी कड़ाई से इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है सरकार के ऊपर, रिजिम के ऊपर थोड़ा होता है। कम कर दिया। एग्जैक्टली। बसीज फोर्सेस जैसे हाँ, करती थी, थोड़ा वो पीछे हट गए। उन्होंने, एमबीएस ने भी किया वो तो। हाँ, ये तो खैर पूरे अरब में देखने को मिल रहा बिल्कुल है कि धीरे धीरे वो लोग हट रहे हैं। उदारवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। और एक और चीज, मतलब वहाँ के कैफेज कि कहते हैं ना, आप जब सोसाइटी को समझना हो तो उनकी लाइफस्टाइल को समझना हो तो आप उनके रेस्टोरेंट्स में, उनके कैफेज में शराब जाइए। बंद है, शराब बंद है, तो जोर ज्यादा कॉफी पर, कॉफी पर, है। हुक्का कल्चर वहाँ बहुत ज्यादा है। हाँ। और मैं जब रात को गया तो महिला आराम से स्मोक कर रही थी। ऐसा कुछ बंदिश नहीं थी जो मुझे लगी हो कि यार बहुत ज्यादा बंदिश है, तो बहुत कंट्रोल में। हाँ, उनके अपने कंट्री के कुछ कायदे कानून है, नियम है कि एक प्रोटोकॉल है, जब भी आप किसी इंपॉर्टेंट डेलीगेशन के साथ या आधिकारिक रूप से मिलने जाएंगे, आपको हिजाब पहनना ज़रूरी है। तो वो उनके है। वो मुझे लगता है कि किसी भी देश के अपने हिसाब के कायदे कानून होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप मार्केट में भी हैं, अपने घर में भी हैं, अपने किसी रिलेटिव से भी मिल रहे हैं, तो आपको हिजाब पहनना ही पहनना है, ऐसा कुछ नहीं। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो डिप्लोमेटिक जो डेलीगेशंस मिलते हैं आपस में, हाँ, मतलब इस पे जोड़ रहा हूँ, ये तो मतलब ऐसा कोई रूल बना भी नहीं, और कई बार बने भी होते हैं कि अब राष्ट्रपतियों से मिलते हैं, किन से मिलते हैं, तो गले बंद होने चाहिए। गले बंद, आपको सूटेड बूटेड, ज़ेलेंस्की को टोक दिया था। इनफैक्ट मुझे याद है, मैं एक बार अभी यहाँ पे चर्चा भी कर रहा था थोड़े दिन पहले कि मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी को हमने देखा है। इनफैक्ट याद मुझे नरसिम्हा राव भी हैं जो गला बंद पहन के जाते थे, है ना। बाद के दिनों में वो थोड़ा कम हुआ कि गला बंद नहीं पहनते थे, लेकिन कुर्ते पजामे का चलन बहुत कम था अगर आप बाहर जा रहे हैं। और ये माना जाता था कि आप कुर्ते पजामे पहन के मत जाइए। हाँ, वो ऐसा मानते थे कि ये तो सोने की, आराम की एक ड्रेस है, और आप डेलीगेशन से मिल रहे हैं बाहर किसी, तो थोड़ा ऐसे रहना चाहिए, बंद गला रहे। जो अब आप उसे चाहे गुलामी का प्रतीक माने, कॉलोनियल असर माने, या माने कि भाई पश्चिम का असर है तो हम क्यों समझें उसे, वो अपनी अपनी अलग बात है। लेकिन आपकी इस बात से मुझे ख्याल में आया जब आपने कहा कि हर देश के अपने कुछ प्रोटोकॉल्स भी होते हैं। आपने जो बात सोची ना, यही मैंने सोची जब मुझे इस बात समझ में आई कि हाँ, अगर मैं भी किसी डेलीगेट से मिलने जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि शर्ट पहनी हो, ऊपर मैंने जैकेट डाली हो। बिल्कुल। तो फिर मैं भी यही समझा कि हाँ, शायद होता होगा इनका प्रोटोकॉल। तो मुझे फिर उसमें कुछ ऐसा हर्ज नहीं ना, हर देश के अपने अपने कायदे कानून है, आप उसको मना नहीं कर सकते। तो ये थोड़ी चीज़ें थी जी। वहाँ चूंकि बहुत बड़ा देश है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, हर जगह जाना तो संभव था नहीं। पर आप कितने शहरों में गए, क्या क्या देखा? मैंने जो वहाँ के मेजोरिटी, जो मेरा जो मन था वो था, मैंने उनके नतांज, इस्फहान मुझे बहुत सुंदर शहर। उसका एक बहुत बड़ा, आप देखते होंगे अक्सर उसकी तस्वीरें आती हैं, लाखों लोग एक जगह कंपाउंड में खड़े रहते हैं, चारों तरफ एक किलेनुमा, आपको लगता होगा कि शायद ताजमहल जैसी कोई जगह है जहाँ बीच में लोग खड़े हैं। उसे नश्क जहाँ कहते हैं। नश्क जहाँ वो जगह है जो इस्फहान की पहचान माना जाता है। बहुत बड़ा कंपाउंड है, उसमें आप कह सकते हैं कि उनके लोग आते हैं, रिलीजियस प्रीचिंग होती हैं, लोग इकट्ठा होते हैं, कोई बड़ा अनाउंसमेंट होना होता है। नश्क जहाँ मैं गया, इस्फहान के उन इलाकों में हुआ। कुम में गया, जहाँ पर कहते हैं कि जो इमाम साहब थे उनकी बहन की दरगाह है, वहाँ पे लोग बहुत सुंदर,
मतलब बहुत वो नक्काशी या वो चीज़ें, देखिए थोड़ा बहुत तो आदमी को देखकर लग भी जाता है कि हाँ यार सिविलाइजेशन के बारे में आप बात कर रहे हैं। फिर उनके एक दो शहर में घरों में मैं रुका, पुराने घर जो मिट्टी के हम देखते थे, मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैं तो बहुत रूरल बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मैंने वो घर देखे हैं, मिट्टी के घर गाँव में देहातों में, कि मिट्टी के घर हुआ करते, आंगन हुआ करते, ऐसा ही था। तो कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी उनकी, उनके लोग अपने आप में आप कह सकते हैं कि मेल जोल बहुत रखते हैं। इस्फहान, नतांज, फिर आपका मैं कुंभ, इसके अलावा तेहरान में तो मैं रुका ही। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट शहर थे। फिर एक दो बार मैं तेहरान के आगे भी गया, कुछ एरियाज़ के अंदर उनके साथ, कुछ उनकी बड़ी मार्केट्स में गया मैं। तो उन सब जगहों पर मैं घूमा। हालांकि समय कम था, लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि मैं जितना ज़्यादा घूम सकूं, जितना ज़्यादा ईरान को देख सकूं। और अभी भी अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा कि और मुझे अगर 10 दिन 15 दिन मिले तो मैं तुरंत जाके देखना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सुंदर है। मतलब इसमें कोई डाउट नहीं। आप मानिए कि वो उनका जो पूरा लैंडस्केप है, आप बंदर अब्बास की तरफ चले जाइए तो आपको समुद्र मिलेंगे, आपको अगर आप तेहरान से इधर आइए नॉर्थ की तरफ तो आपको पहाड़ी मिलेंगी, आपको बहुत सुंदर सुंदर आप कह सकते हैं। और जो हॉर्मुज की तरफ जिसकी इतनी चर्चा है, मैं लोगों को चाहूँगा कि वो ज़रा, जा तो सकते नहीं अभी, लेकिन यूट्यूब पर सर्च करें और देखें वो जो पहाड़ियाँ हैं जिनमें वो मिसाइल छिपे हुए हैं, जिनके बारे में बातें हो रही हैं, वो पहाड़ियाँ कितनी खूबसूरत हैं, नो डाउट, रंग बिरंगी ये हैं। रंग बिरंगी, और आप समझ नहीं सकते होंगे कि साइलोस कहाँ पर है। ये भी खास बात है। और बहुत चीज़ें तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ ये ज़रूर बता सकता हूँ कि वहाँ पर ऐसी ऐसी जगह पर उन्होंने डेवलपमेंट कर रखी है जो हम सोच नहीं सकते हैं। मतलब उनकी ये चीज़ मुझे ऐसी, देखिए क्या होता है ना, मैं हमेशा मानता हूँ जिसको ये खतरा होता है ना देश को, वो अपनी तैयारियों पर हमेशा लगा रहता है और जो चौकन्ना रहता है। उन्होंने शायद, उनको अंदेशा था कि आज नहीं तो कल दोबारा से होगा, और 2025 के बाद तो उनको ट्रिगर मिल गया वो कि ये होना ही होना है। तो फिर मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत कायदे की तैयारियां की हैं, बहुत स्ट्रैटेजी, और तभी आप देखिए 40 दिन की जंग हो गई। आपने अपने सबसे बेहतरीन बॉम्बर्स भेज दिए, आपने अपने अपने नेवल एसर्ट्स को डिप्लॉय कर दिया, आपके एयरक्राफ्ट कैरियर्स खड़े हैं, डिस्ट्रॉयर्स खड़े हैं, लेकिन फिर भी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो वो उनकी, मुझे लगता है तैयारियां बहुत कायदे की उन्होंने की हुई थी। अच्छा, पूछना मुझे ये भी था आपसे कि आप इतने शहर घूमे हैं, लेकिन इस्फहान की बातें, नातांज की बात बहुत ज़्यादा होती है कि भाई यहीं पर है जो ख़ास फोकस अमेरिका का। ये सब आपने कुछ ऐसी जगह भी देखी हैं क्या जो सैन्य दृष्टि से या सुरक्षा की दृष्टि से या सामरिक दृष्टि से ईरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जाने का मौका मिला? देखी हैं, लेकिन मैं उनके बारे में कम बताना चाहूँगा, क्योंकि कई बार होता है कि आप भी कुछ बंदिशों से बंधे ऐसा होते हो। कुछ हुआ कि कैमरे ऑफ रिकॉर्ड आपने देखा है, उन्होंने ऑफ दिखाया हो? रिकॉर्ड ही नहीं, ऑफ दिखाया? रिकॉर्ड उन्होंने कुछ चीज़ें मुझे समझाई, बताई। कुछ दूर से भी देखा, हम अंदर नहीं गए, ना ही हम उनके बहुत क्लोज गए, दूर से देखा, लेकिन आपको समझ में आ जाता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या रही होगी या क्या हो सकती है, क्यों इसको हमको नहीं दिखाया जा रहा है स्ट्रैटेजिकली। क्योंकि देखिए आज के टाइम में टेक्नोलॉजी को ट्रैक करना, उसको पकड़ना बहुत आसान हो गया है। हम नई नई चीज़ें, उदाहरण सुनते रहते हैं। पेजर का हमने सुना था उदाहरण पिछले दिनों, जो बहुत कमाल की चीज़ मुझे लगी थी जब मैं हिजबुल्लाह के साथ वहाँ पर लेबनान में मौजूद था। मैंने कहा वाह क्या स्ट्रैटेजी है। बाद में पता लगा काउंटर स्ट्रैटेजी पहले से तैयार थी। तो आपको तब मुझे समझ में आया कि शायद हो सकता है इनके अपना कुछ अपने इनके मामलों, लेकिन हाँ ईरान में वो बहुत चीज़ें बहुत कंट्रोल रखते हैं, बहुत क्लासिफाइड रखते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे लिए नहीं पत्रकार, अपने पत्रकारों के लिए भी और अपने लोगों के लिए भी उनका मानना यह है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, इस पर कोई ना तो देखेगा, ना कोई इसको इंटरवीन करेगा, ना ही कोई इसकी पिक्चर करेगा। आपकी वहाँ बात सैन्य अधिकारियों से हुई थी क्या? हाँ, कुछ लोगों से मुलाकातें हुई, बातचीत हुई, उनका स्टैंड मुझे समझ में आया कि आखिरकार वो क्यों कहते हैं। और मेरी सबसे इम्पोर्टेंट जो विजिट थी मैं आपको बताऊं, वो था जो अमेरिका की एम्बेसी थी 1979 के बाद, जिसे खाली कर दिया गया था, जिसे वो एक तरीके से जासूसी का अड्डा कहते हैं, डेन ऑफ नेस्ट करके कुछ ऐसे उसको नाम दिया हुआ है। मैं उस एम्बेसी में गया, वो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था। उस एम्बेसी को उन्होंने कैसे, हालांकि वो म्यूजियम में तब्दील किया हुआ है, लेकिन उन्होंने उस समय के सारे सबूत अभी भी वैसे ही पब्लिश करके रखे हुए हैं कि देखिए अमेरिका ऐसे करता था, ये कंट्रोल करना चाहता था, ये हमारे तो, और अपनी सिविलाइजेशन को, मतलब वो इसलिए नहीं है कि एक सबूत, बल्कि आने वाली सिविलाइजेशन, अपनी 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 जो आगे वाली पीढ़ी है उसको दिखाएं कि हम इनसे नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारे देश में अस्थिरता इसलिए फैला। बच्चे मुझे वहाँ पे मिले 18-18, 16-16 साल के, तो मैंने उनसे पूछा, वो पढ़ रहे थे, इंटरेस्ट ले रहे थे, तब मुझे समझ में आया कि आखिरकार इसको, म्यूजियम को क्यों बनाया गया,
क्यों दिखाने की कोशिश की गई है कि देखिए हो सकता है अमेरिका सुप्रीम पावर हो, सुप्रीम दुनिया की पावर हो, लेकिन हमारे सामने तो जब भी आया हमने उसको ऐसे आप घुटनों पे बैठाया। वहाँ पे मुझे याद है 1980 के ऑपरेशंस के दौरान तबरीज़ के अंदर वो ऑपरेशन हुआ था जहाँ पर अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स क्रैश हो गए थे, गिर गए थे, उनको रेस्क्यू, कई जो लोग इन मारे गए थे। बंधकों को बचाने आए थे। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल, तो दूतावास उन्होंने वाले। उनके पार्ट्स को बहुत कायदे से बाहर अपनी प्रेमिसेस में सजा के रखा हुआ है और ये बताया कि देखिए इन्होंने कोशिश की थी, फेल हो गए, मर गए लोग, लेकिन बाद में इनको नेगोशिएशंस की वो वैसे टेबल गिर पर गया आके, था जैसे लादेन वाले ऑपरेशन में एक हेलीकॉप्टर Exactly. क्रैश हुआ था, वैसे गिरा था। तो उनको ये बात बहुत, उन्होंने उसको सजा के रखा हुआ है। तो मैंने उनसे पूछा तो उनको लगा कि शायद ये चीज़ें हैं जो दिखाना चाहते हैं कि हमारी सैन्य कमी या हमारी क्षमताएं तुमसे ज़्यादा है, भले ही तुम टेक्नोलॉजिकली हमसे एडवांस हो। तो पैसा कहाँ से आता है? देखिए ईरान के पास जितना तेल है, ईरान के पास जितनी चीज़ें हैं, अगर वो ब्लैक मार्केट भी बेचे तो वो उसके आसानी से वो कर सकता है। सैंक्शंस आपको तो पता ही है, 1500 से ज़्यादा सैंक्शंस तो सिर्फ यूएस में है, अलावा दूसरी दुनिया यूरोपियन कंट्रीज़ में भी सैंक्शंस है। लेकिन फिर भी कोई कंट्री 40 साल तक इतने मेजर सैंक्शंस झेलने के बावजूद अपनी खुद की मेट्रो, अपने खुद की एयरक्राफ्ट्स, अपने खुद की आप कह सकते हैं बड़ी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कर ले। मैं उनकी सिलिकॉन वैली में गया, सिलिकॉन वैली में वो आप कह सकते हैं हॉस्पिटल की छोटी छोटी चीज़ें, कैंसर की दवाएं बनाने से लेकर चीज़ें बना रही हैं, आप उनके इक्विपमेंट्स बना रहे हैं। तो अगर कोई कंट्री इतने सैंक्शन झेलने के बावजूद इतना काम कर रही है तो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ऑब्वियसली उनके पास तो एक ही हथियार है। क्या सड़क पे चलते हुए समृद्धि के निशान दिखते हैं, या बिल्कुल। फिर थोड़ा ऐसा लगता है कि जैसे कुछ वीडियोस अफगानिस्तान के हम देखते हैं, इसमें लगता है गुर्बत कि है, बिल्कुल गरीबी है, लोग बाहर बैठे हुए हैं, भीख मांग रहे हैं। मैंने देखा है वो काबुल में, मैंने एयरपोर्ट के बाहर देखा, लोग रोटी के लिए भाग रहे हैं, बच्चे छीन रहे हैं रोटी। बहुत बुरा लगता है कि यार कैसे महिलाएं मतलब लोग नशे की हालत में पड़े हुए रहते वहाँ हैं तो वहाँ पर। निकलते ही चौराहा बिल्कुल। और फिर सब दिखता है। लेकिन मेरे को ईरान में ऐसा कोई भी तस्वीर नहीं दिखी, एक भी मुझे तस्वीर नहीं दिखी। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे ईरान में वो चीज़ें नहीं दिखी। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जो मुझे लगता है, समृद्धि, पढ़े लिखे होने के साथ साथ उनकी चीज़ें, उन्होंने इन सैंक्शंस के बावजूद कुछ चीज़ें ऐसी डेवलपमेंट की, मेट्रो की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी, उनकी रोड्स बहुत अच्छी उन्हें हैं। किसी ने मदद नहीं की बाहर से मेट्रो के लिए? चाइना उनकी मदद करता रहता चोरी है। छिपे किया, हाँ, maybe। चोरी छिपे भी किया है। 2025 में तो ओपनली बताया कि उन्होंने चीन से तेहरान तक की एक रेल लाइन डेवलप कर दी है, जिसमें 22-25 कार्गोज रेलवे लाइन से भेज कर दिखाया कि देखियो कितने देशों से निकलकर हमारी ट्रेन इस समय तेहरान पहुंची है। और चाइना के साथ उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बहुत अच्छी है। वो तेल देते हैं, उनके लिए डेवलपमेंट करते हैं, यहाँ तक कि उनके कई इंफ्रास्ट्रक्चर्स को चाइना डेवलप कर रहा है। वहाँ की सड़कों पे आपको, एक कंपनी का नाम तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन उस कंपनी की गाड़ियाँ मुझे नेपाल में भी नजर आई। अच्छा। और मुझे वो यहाँ पे भी नजर आई, और अच्छी गाड़ियाँ। तो वो तो सारी आप जितना और उधर जाएंगे एशिया की तरफ, ऊपर की तरफ भी चीन से नजर आएंगी। हाँ, तो वो डेवलपमेंट, वो मुझे नजर आया कि शायद ईरान के पास वो, मतलब ईरान ने डेवलपमेंट कंट्रोल वे में की होगी, बहुत धीरे से की है, लेकिन अच्छी की। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, उनकी छोटी छोटी सोशल रिफॉर्म्स को लेकर, चमचमाती बिल्डिंग्स हैं, सब ऐसा ही है। बिल्डिंग है तेहरान कुछ और नोएडा गुड़गांव से कुछ कंपेयर कर सकें आप? जैसे कुछ वीडियोस होते हैं ना, पाकिस्तानी एक दूसरे को दिखा रहे होते हैं, देखो भाई साहब ये कौन सा शहर दिख रहा है आपको, ये तो दुबई है। दुबई नहीं है, नोएडा है भारत का। ऐसा कुछ शहर। उनका नॉर्थ तेहरान बहुत सुंदर है। हाँ, बहुत सुंदर है। हाँ, आपको यूरोप की झलक दिखाता है। अच्छा, मैं आपको उस स्टाइल में बिल्डिंग बनाते हैं वो, वैसा ही आर्किटेक्चर वैसा आर्किटेक्चर वैसा है। जैसा आप यूरोप में कभी घूमे हो तो दोनों तरफ पेड़ आपको नज़र आ रहे हैं, आप जा रहे हैं तो आपको अच्छी अच्छी इमारतें नज़र आ रही हैं, एक आपको यूरोपियन स्टाइल ऑफ कल्चर नज़र आता है। लोग कैफ़े जा रहे हैं, लोग कॉफ़ी पी रहे हैं, लोग बेकरी में खड़े हैं, वो वहाँ नज़र आता है। ऐसा नहीं है कि कोई अगर तेहरान को कहता हो कि ऐसा, हाँ तेहरान के आप जब आउटस्कर्ट्स में जाते हो, आप बहुत आगे जाते हो, तो आपको वैसी डेवलपमेंट नज़र नहीं आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अनडेवलप्ड है। अच्छा खासी डेवलपमेंट मुझे ना इस्फहान में भी, टूरिस्ट बहुत मिले मुझे, लोग घूमने बहुत आते हैं। टूरिस्ट इस्फहान में लोग दुनिया से आते हैं। उनका सैफरॉन यूरोपियन तो नहीं होंगे वो? नहीं, यूरोपियन मिले मुझे कई यूरोपियन भी मिले, हालांकि वो जाने की कोशिश में थे, लेकिन वो यूरोपियन भी आए थे। यूरोपियन उन्होंने बताया कि इस्फहान में बहुत आते हैं घूमने के लिए। ये लोग वीज़ा देते हैं ईरान वाले? हाँ मुझे लगता है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ को देते हैं, लिमिटेड वे में देते हैं, कैसे देते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अब थोड़ा कम देंगे। अब तो ऑब्वियसली चीज़ों को लेकर बहुत कंट्रोल्ड है। लेकिन उनकी कई ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, आपका सैफरॉन के साथ साथ उनके जो आप कह सकते हैं कि ये जो कारपेट्स से उनके बहुत लोग खरीदने आते हैं, लेके जाते हैं। उनकी कई ऐसी हैंडमेड चीज़ें हैं जो लोग खरीदते हैं। उनकी चाय, उनकी कॉफ़ी, उनकी मिठाइयाँ, उनकी बहुत चीज़ें हैं जो आपको लगेगा यार ये तो अलग ही देश है। सिविलाइजेशन नो डाउट बहुत, आप उस सिविलाइजेशन को ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ यार नहीं ये वैसी सिविलाइजेशन है जो हमको दिखाती हो कि गुर्बत में लोग जीते होंगे या लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे। लोग साफ बहुत
हाइजीनिक, बहुत आप कह सकते हैं सिविलाइज, बहुत ज़्यादा अपने आप पर प्राइड या फिर अपने सिविलाइजेशन पर प्राइड करने वाले लोग, मुझे वो लोग नज़र आते हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज का वहाँ पे क्या हाल है, मतलब सीरियल्स वालों का, फिल्म वालों का, आपने कभी गौर किया जाके? आपने वो बात कर ली जो मैं बताना ही भूल गया था। मैं उनके कल्चरल मिनिस्ट्री के उधर गया, तो मैं उनके कई लोगों से मिला, उनका संगीत वंगीत, मुझे लगता है कि उनका कोई बड़ा एक बड़ा बहुत बड़ा, मैं नाम बोल रहा हूँ सॉरी, उनका एक बहुत बड़ा इवेंट होता है फिल्म को लेकर, जो मुझे लगता है कि ऑस्कर के बाद दूसरा सबसे बड़ा इवेंट होता है जिसमें लोग जाते हैं, जिसमें दुनिया भर से जिसको सम्मान मिलना बहुत बड़ी बात होती है। तो वहाँ पर उन लोगों का फिल्म्स को, इंडियन फिल्म्स को लेकर, मुझे धर्मेंद्र साहब की कई फिल्म नज़र आई, लोग देख रहे थे, गाने सुन रहे थे हिंदी के गाने टैक्सी में मैंने सुने उनसे, और मैं हैरान हो गया। तो मेरा कोई दोस्त था वहाँ पे, मेरा कोई दोस्त था जो मुझे कहीं मिला था कभी, वो मुझसे वहाँ मिलने आया रात के टाइम। ईरानी था? नहीं, बाहर की अच्छा, कंट्री का था। इंडियन था? हाँ, नहीं इंडियन भी नहीं था, Okay. वो एशियन पैसिफिक कहीं रीजन का था। वो कभी मुझे एक बड़े असाइनमेंट में मिला था, तो उसने वैसे ही बोला कि आई एम सेटल्ड राइट नाउ इन ईरान, तो आप आओ। मैं बैठा, उनके साथ बैठ के बात की, हम लोग टैक्सी में गए तो हिंदी गाने चल रहे थे उसमें, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार वाह, क्या हाँ सब सुनते हैं। उसने मुझे बताया जो वहाँ पे सेटल है पिछले 3-4 साल से, कि हाँ सब सुनते हैं, लोग एंजॉय करते हैं हिंदी मूवीज़, हिंदी चीज़ें। तो मुझे लगा यार चलो ये तो फिर अपने वाली बात है, कल्चर भी है अपनी, फिल्म्स को लेकर भी बड़े वो हैं, वो फिल्म्स के ऊपर बहुत फोकस कर रखते हैं कि यार ये होना चाहिए, म्यूजिक ऐसा होना नहीं, चाहिए। ईरानी फिल्मों का तो तो खैर जलवा है। वो अलग बात है कि कुछ डायरेक्टर्स को जेल में डाल देते हैं और फिर उन्हें बहुत दूसरे तरीकों से फिल्म बनानी पड़ती है। हाँ, और कई बार तो उन्हें बाहर ही चला जाना पड़ता है हमेशा के लिए। यार मुझे लगता है कि दोनों चीज़ें हैं, नो डाउट, कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्शन होती भी होंगी, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसी नहीं है जैसी हम वेस्टर्न मीडिया के हिसाब से नहीं है, वो तस्वीरें जो वेस्टर्न न्यूयॉर्क मीडिया, टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में पढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली वो वैसा नहीं है जैसा मुझे आज भी याद है कि ऐसे तो फिर उधर आप भारत की तस्वीर देखेंगे इन अखबारों में, तो आपको भी ये लगेगा कि ये वही भारत है जिसमें हम रोज रह रहे हैं। लोग आते हैं बताते हैं ना कि यार हमको तो ऐसा लगता था कि ये बताया गया था। मुझे याद है रशिया में, जो आपने बात की, मैं रशिया कवर कर रहा था, रशिया यूक्रेन की जब वॉर हुई 2022 में, मैं रशिया पहुंचा, और मैं मतलब उन चुनिंदा लोगों में से था जो पहली बार रशियन साइड से कवर कर रहे थे उस वॉर को। तो मैं लंबे समय वहाँ 2-3 महीने वहाँ रशिया में रहा उस समय वॉर कवर करने के दौरान। तो उस समय भी मुझे याद है कि वेस्टर्न मीडिया का वो चल रहा था नैरेटिव कि रशिया बर्बाद हो गया, मॉस्को में बुरी हालत है, मॉस्को में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मैं मॉस्को पहुंचा, 2 महीने तक मैंने वहाँ कोई प्रोटेस्ट ही नहीं देखा। मैंने वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं देखा, सेंट पीटर्सबर्ग में, मॉस्को में, या फिर मैं रुस्तोव रहा, क्रीमिया गया, ऐसा प्रोटेस्ट मुझे कभी नज़र नहीं आया 2 महीने 3 महीने। तो मैंने समझा कि शायद कुछ होता है ऐसा नैरेटिव जो जानबूझ के घड़ा जाता है दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो ये हो गया। दावा इनका ये है कि हम सबसे निष्पक्ष नहीं, और सबसे ज़्यादा लोकतांत्रिक और सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ न्यूज़ कवर करते हैं पूरी दुनिया में। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा लोगों को इल्यूजन में बहुत सालों तक इन्हीं लोगों ने रखा। एक नैरेटिव डिसाइड कर देते हैं कि ये कंट्री, ये लीडर ऐसा है। सद्दाम हुसैन के बारे में हमने देखा ना, केमिकल बायोलॉजिकल वेपन्स के बारे में कितना कुछ बताया गया, निकला आज तक कुछ नहीं। तो अमेरिका का एक नैरेटिव होता है जिस पर अमेरिका पूरी दुनिया को बताता है कि देखो ये हो गया, लेकिन होता कभी रियल टाइम में होता नहीं, पता लगता नहीं। तो यूएस का तो अपना नैरेटिव है जो हम अक्सर लोग इसलिए नहीं पढ़ पाते थे या जान नहीं पाते थे क्योंकि रिपोर्टर्स की रीच नहीं थी। अब जब से मैं भारत का नाम एशिया के रिपोर्टर खासतौर पे और दूसरी कंट्रीज के भी जब पहुंचते हैं, रिपोर्ट करते हैं, तब वो नैरेटिव क्लियर होता है कि देखो यार ये नैरेटिव तो गलत था, एक्चुअल सिचुएशन तो ये है। सब जान ही सकते हैं। हाँ, उसमें मजबूरी भी है, बिल्कुल। और जहाँ जो ज़्यादा मकबूल होगा, जैसे हम यहाँ पर अगर चाहें कि दुनिया के बारे में पता करते हैं, चलो, तो हमारे सामने वो 3-4-5-6 वेबसाइट्स ही हैं बिल्कुल, जो हम पढ़ सकते हैं। अच्छा, ईरान आप जब कवर कर रहे थे तो आपको किसी व्यक्ति के साथ घूमना पड़ा या खुद घूमते घूमते एक्सप्लोर कर रहे थे? नहीं यार, आपको वहाँ पे लैंग्वेज का इशू होता है, आपके साथ एक ट्रांसलेटर होता है, फिर कई चीज़ों को आपके देखते भी हैं कि क्या चीज़ें आप मतलब कैसे आप कर रहे हैं, कहाँ आप जा रहे हैं, क्योंकि ईरान इज़ नॉट अ नॉर्मल आप ट्रैवलिंग के लिए घूम रहे हैं या फिर आप जा रहे हैं। ईरान के अंदर जाने के अंदर हर जगह उनकी बहुत सेंसिटिव है। आप कभी घूमते घूमते, और इस समय उस हालात में रॉयट्स हुए थे,
15 दिन पहले लगातार ईरान पर बड़े जंग की तैयारियों को लेकर बात, 1 साल पहले 8 महीने पहले उन्होंने एक जंग देख ली थी 12 दिनों की। तो ऐसे समय पर जाना तो ऑब्वियसली नहीं, तो सरकार किस आपको बाध्य करती है किसी गाइड को लेके घूमे आप? नहीं, आपको अपने हिसाब से एक उनके ट्रांसलेटर्स होते हैं, आप उनके साथ जाइए, वो आपसे बात करते हैं, ये करते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि वो उनकी कुछ ऐसे इलाके हैं, कुछ ऐसे सेंसिटिव इमारतें हैं जहाँ हम नहीं जा सकते। जी, आप नहीं, बाकी आप कहीं घूमिए। लेकिन जैसे आप लोगों से मिल रहे होंगे, है ना, आपने बताया लंबा प्रोटेस्ट था, इतने लोग थे वहाँ भी और बाकी इलाकों में भी। जब आप लोगों से बात करते हैं तो क्या इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि हमारे मुंह से कोई ऐसा सवाल ना निकल जाए कि जिसका वो जवाब नहीं देना चाहता हो? कोई खामने विरोधी बात, कोई खुमैनी विरोधी बात, कोई वहाँ की सरकार विरोधी बात, नहीं, क्या पता कोई ऐसी बात जो थोड़ा सा प्रो अमेरिकन, प्रो इजराइल लगे? मैंने जो आपने पूछा, मैंने 2-3 बार पूछा उनसे जब मैं पहली दिन पहुंचा कि हाउ डू यू सी ऑल दिस प्रोटेस्ट गोइंग ऑन, हाउ डू यू सी द अमेरिकन। तब वो जवाब मुझे मिल गया कि इट्स आवर कंट्री, वी विल हैंडल आवर कंट्री बाय आवरसेल्फ, वी डोंट वांट एनी इंटरनेशनल नहीं, ये जो लाइन है सब लोग लेते हैं। ये मुझे लगता है कि वहाँ के लोगों को समझा दी गई है कि आपको इस ट्रैप पे नहीं फंसना है। इससे अच्छी कोई लाइन ही नहीं है। और ये मैं बार बार हर किसी से पूछता था, मतलब जब मैंने उनसे, कई इंडियंस भी मिले, मतलब जो हिंदी बोलते थे टूटी फूटी, जो बोल पा रहे थे, समझ पा रहे थे, कई बार वो समझ जाते थे लेकिन बोल नहीं पाते थे, तो मैंने उनसे पूछा भी, तो उन्होंने सबने बोला कि यार हमारी कंट्री, हम अपने आप देखेंगे। अब देखिए, हो सकता है क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, माइक लेकर गया हूँ, घूम रहा हूँ, तो मेरे सामने वो कम बात करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑफ द रिकॉर्ड भी हुई कि ऐसा नहीं है कि सबने बोला कि हम इस रिजिम से, किसी ने मुझे, यार मैं तो ये समझ नहीं पाया हूँ आज तक कि मैं जब इतना घूमा, एक आध आदमी भी नहीं मिला या औरत नहीं मिली जो उन्होंने इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात जरूर की। ओके, हर बार मुझे बोला कि हमारी ज़्यादातर परेशानियों की वजह अमेरिका है। वो बार बार कहते थे कि हमारी ज़्यादातर परेशानी और दिक्कतों की वजह अमेरिका है। वो ये नहीं कह रहे थे कि हमारी सरकार भी अड़ियल है। हाँ, वो ये कहते वो भी थे बात कि क्यों नहीं कर लेते, मानती क्यों नहीं? अभी जैसे मैं एक बार, मुझे याद है कि मैं सिलिकॉन वैली जो उन्होंने नया डेवलप किया था, मैं वहाँ गया हुआ था, तो वो बता रहे थे कि हमने ये किया। उन्होंने एयरलाइंस अपनी जो है, उनकी बहुत लिमिटेड एयरलाइंस है, पुराने एयरक्राफ्ट हैं, बहुत पुराने हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि एयरक्राफ्ट इतने, बोला यार हम पे इतने सैंक्शन लगे हैं, नया एयरक्राफ्ट किससे खरीदें? 70 के बाद आया नहीं कुछ, हम नया एयरक्राफ्ट किससे खरीदें और उनके रिपेयर करने के लिए किसको बुलाएं? हम अपने इंजीनियर्स तैयार किए और उसमें सालों लग गए, उनको ट्रेनिंग दिलवाई, फिर आगे वाली जनरेशन को ट्रेनिंग दिलाई, धीरे 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 करके हम जो किसी कंट्री के लिए प्रोसेस 2 साल का होता है, वो हमारे लिए 10 साल का हुआ, क्योंकि हमने वो सैंक्शंस झेलते हुए काम किया। तो उनका ये कहना था कि देखो, अगर ये सारी चीज़ हम पे नहीं होती, अगर हम पे थोड़े सैंक्शंस हटा दिए जाते, तो हम उस चीज़ों को डेवलप कर लेते। तो उनकी सारी बात, और मुझे लगता है वो नैरेटिव वो अपने लोगों तक पहुंचाने में या उनको समझाने में इस बात को लेकर भी तैयार हो गए कि देखिए, हमारी वजह से नहीं है, अमेरिकी रिजिम की वजह से, अमेरिका के सैंक्शंस की वजह से है, उस पाबंदी की वजह से जो हम झेल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद उन लोगों के दिमाग में ये बात समझ में उनको आती है, उनको समझ में समझा दी गई है कि देखिए, ये हमारी गलती नहीं, उनकी गलती है। अब एक सवाल इससे ही जुड़ा हुआ, ये ठीक है, चलिए, सरकार, जब आप एक विदेशी रिपोर्टर से बात कर रहे होते हैं और बात भी देश की हो रही होती है, तो आप ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहते कि किसी को लगे कि आप सेम पेज पर नहीं है सरकार के साथ, या वहाँ के मुख्य धारा के लोगों के साथ, या बहुसंख्यकों के साथ, वहाँ जो एक मत होगा उसके साथ नहीं है, बहुसंख्यक मत के साथ नहीं है। लेकिन क्या मतलब जिस तरह का वहाँ सिस्टम है, जो हमारे यहाँ अच्छा नहीं माना जाता बाय द वे, कि एक धार्मिक प्रमुख हो, वो लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई किसी भी सरकार के काम में हस्तक्षेप भी रखता हो, लोग संवैधानिक ढंग से भी और वैसे भी, एक आर्मी पैरेलल चलाता हो, है ना, उसके पास वही लोग उसे सलाह भी दे सकते हैं जिन्हें वो खुद चुनता है। ठीक, हमारे यहाँ अच्छा नहीं माना जाता। क्या ईरान में इस पॉलिटिकल सिस्टम की मुखालफत करने वाला एक आध दो व्यक्ति भी नहीं है, या वहाँ यूनिवर्सिटीज़ में क्या बिल्कुल भी चर्चा नहीं होती कि भाई इस सिस्टम के अलावा भी कोई सिस्टम हो सकता है? एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम अक्सर इस मिसकंसेप्शन पे रहते हैं कि सुप्रीम लीडर ऐसे ही चुन लिया जाता है। नहीं, ऐसे तो नहीं चुना जाता। सुप्रीम लीडर तो सबको पता है। हाँ, मुस्तफा खमनेई जो अब नए सुप्रीम लीडर बने हैं, जो उनके बेटे हैं, वो शायद सुप्रीम लीडर ना बनते। मैं आपको बता रहा हूँ, उनके खुद के पिता अली खमनेई उनके खिलाफ थे कि वो सुप्रीम लीडर नहीं बनेंगे, वरना हमने जिस राजशाही के खिलाफ 1970s के अंदर लड़े, वही राजशाही का आरोप मुझ पर लगेगा, नेपोटिज्म के ऊपर। वो कहते थे किसी और को बनाया जाएगा। उनका मारे जाना, अमेरिका का और डोनाल्ड ट्रंप का ये बोलना कि मुस्तफा खमनेई नहीं बनेंगे, ईरान के लोगों को यही नागवार गुजरा। उन्होंने बोला कि अब यही बनेंगे। और ऐसा नहीं है कि मुस्तफा खमनेई की तैयारी या उनकी प्रिपरेशन कोई ऐसी थी कि
एकदम से क्योंकि उनके बेटे थे अली खमनेई के तो उनको बना दिया गया, नहीं। लीगल क्लर्क रह चुके थे। कोम जो मेन उनकी वो है, वहाँ पर वो फ्राइडे की प्रेयर करा करते थे। IRGC के कमांडर रह चुके। IRGC में मुझे पता है 80s में जब गल्फ वॉर चल रही थी, IRGC के जो टॉप शॉट कमांडर्स थे उनके साथ वो काम कर चुके थे। जंग नहीं लड़े थे लेकिन उनके साथ रहे थे, उनके साथ उनका समन्वय, उनका विचार, इसलिए कहा भी जा रहा है कि IRGC ने ही तो बनाया उन्हें, क्योंकि संबंध अच्छे थे। तो और उससे पहले भी अगर खमनेई भी बने, अली खमनेई बने, उनसे पहले खुमैनी थे। खुमैनी ने तो किसी और को चुना नहीं, बिल्कुल खमनेई बने क्योंकि खमनेई पहले तो खुमैनी ने भी किसी और को ही चुना था, लेकिन वो मारे गए। और उसके बाद क्या हुआ कि वो मारे नहीं गए भाई, हाँ वो मुखालफत करने लगे थे। खुमैनी की जो पॉलिसीज हैं जिन पर हम अभी इतनी बात कर रहे हैं, तो वो फिर थोड़ा सा दरकिनार हो गए। लेकिन चुना तो उन्हें भी, वो भी चुने ही गए। बिल्कुल। और वो भी एक मुझे लगता है कि वहाँ की एक चीज़ होती है, रिलीजियस पढ़ाई के साथ साथ उनको कुछ सालों के लिए उनके क्लर्क्स के तौर पर, फ्राइडे प्रेयर के तौर पर उनको आगे एक्सप्लोर, ताकि लोग आपको समझे आप क्या कहना चाहते हो। हजारों के लोग में, लाखों के लोग उनको सुनते हैं, उनको समझते हैं, आपकी पब्लिक इमेज बने। हाँ, फिर आपको लीगली भी पढ़ाया जाता है, आपको जुडिशियल सिस्टम के अंदर रखा जाता है। कहा जाता है कि 2008 से 2016-17 तक शायद मुश्तबा भी, जो अली खमनेई है सुप्रीम लीडर, उनके लीगल एडवाइज़र के तौर पर भी, क्लर्क के तौर पर भी काम करते थे। उनको लगातार क्या लीगली एडवाइस दें। तो ऐसा नहीं है कि रैंडमली किसी को भी बना दिया जाता है कि आज से आप सुप्रीम लीडर हैं। एक तैयारी चलती है। और मुझे लगता है जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसके ऊपर आपको याद होगा कि जब मुश्तबा का नाम भी चल रहा था, उसके बिल्डिंग पर अटैक किया गया कुंभ के पास, तब वो सब सहमति से तैयार करते हैं कि कौन सा लीडर ऐसा जिसकी एक्सेप्टेंस लोगों में हो। जो देखिए रिलीजियस तो ऑब्वियसली उनके यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट मैटर रहता है, शिया कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी पूरी, आप कह सकते हैं कई दुनिया भर से लोग पढ़ने के लिए उस चीज़ों को जाते हैं। हमारे यहाँ से भी जाते हैं, भारत से भी लोग जाते हैं। शिया कम्युनिटी के लोग पढ़ाई, यूनिवर्सिटीज़ हैं, एग्जाम देने पड़ते हैं आपको, एग्जाम देने के बाद आप नियुक्त होते हैं। नहीं, पूरा एक सिस्टम होता है। किसी को बाहर से, हमने ही पॉडकास्ट में एक बार तो देवबंद पर भी बात की थी। उस पर बहुत लोगों को बाद में आइडिया लगा होगा कि अच्छा ऐसा नहीं है कि हम और मैथमेटिक्स सब पढ़ा जाता है, साइंस की बात कर रहे हैं। वहां भी अपने ढंग से एक सिलेबस तैयार हुआ है। वो देवबंदी बेसिकली एक सिलेबस है। हाँ, तो पर मेरा सवाल कुछ और था। मैं ये बिल्कुल, हालांकि देखिए ईरान का मसला है, वो कैसे क्या चुने और उनको क्या पसंद है, मगर इंडियन डेमोक्रेटिक वैल्यूज से आने वाले हम लोग, हम इस बात को अच्छा नहीं मानते हैं कि एक व्यक्ति ऐसा चुना जाए जिसके कार्यकाल का कोई अंत ही ना होता हो। जब वो मारा जाए तो ही अंत होगा जी उसका। तो हम तो नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर को भी नहीं कहते कि ये बहुत अच्छा सिस्टम है कोई। हम तो इनफैक्ट चाइनीज सिस्टम तक को सवाल उठाते हैं, है ना। खामियां हमारे सिस्टम में भी हैं, लेकिन हम उन खामियों पर बात करते हैं। इतनी तो आज़ादी हमें है कि हम उन खामियों पर बात करते हैं। संविधान में संशोधन भी हो रहे हैं अभी तक तो, है ना, और हम कभी अड़ते भी नहीं इस चीज़ को लेकर कि नहीं संविधान में संशोधन नहीं हो सकता। बस मैं यही पूछ रहा हूँ कि क्या इतनी आज़ादी ईरान की यूनिवर्सिटीज़ में या पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स को है? देखिए, पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स को बात करने की आज़ादी नहीं होती तो प्रोटेस्ट नहीं होते। अगर कत्लेआम होता या सब कुछ चीज़, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने बोला। डायरेक्ट इंटरफेरेंस सुप्रीम लीडर के ऑफिस की सरकार पर नहीं होती। मैं आपको उन दो पैरेलल सिस्टम है जिसकी हम बात करें। एक पैरेलल सिस्टम है सुप्रीम लीडर का, जो देश के विजन को लेकर काम कर रहा होता है, यानी आपके शिया कम्युनिटी के जो आपके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं, उनके कायदे कानून क्या है, आपका विजन क्या है देश के तौर पर, सिविलाइजेशन के। एक होता है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जो लगातार वहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो उनके प्रेसिडेंट है, उनके आप फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है, सरकार की क्या पॉलिसी रहेंगी। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम लीडर हर रोज या हर पॉलिसी के अंदर इंटरफेयर करते हो। सरकार की अपनी पॉलिसीज चलती हैं, उनके काम चलते रहते हैं, लेकिन एक विजन रहता है, एक अम्ब्रेला है जिसके तहत सबको काम करना होता है। और IRGC का काम अगर आप देखें, रेगुलर आर्मी में इंटरफेरेंस नहीं है उनका काम है अपनी क्षमताओं को बढ़ाना, अपने साइलोस को तैयार करना, अपने कुछ ऐसी चीज़ों को तैयार करना, चाहे प्रॉक्सीज को तैयार करना हो, चाहे वो आप बैलिस्टिक मिसाइलों को तैयार करना हो, उनका काम है अलग। रेगुलर आर्मी, रेगुलर सरकार से उनका काम इंटायरली डिफरेंट है। वो कहते हैं कि हमारा काम है, क्योंकि हम लगातार इस थ्रेट में है कि हम पर सिविलाइजेशन के तौर पर अटैक हो सकता है। उन्हें मिडल ईस्ट के देशों से भी डर लगता है कि कल को ऐसा ना हो कि एकजुट होकर हमारे ऊपर, तो वो सारा काम वो सुप्रीम लीडर, हाँ, तो वो सारा काम वो सुप्रीम लीडर के बदौलत होता है। सारी पॉलिसी डिसीजन, एक है सरकार जो वहाँ की रोजमर्रा के कामों को करती है, पॉलिसी मेकिंग करती है, डिप्लोमेटिक चैनल कैसे डेवलप, जिसका विजन लोकल है। एग्जैक्टली। और सुप्रीम लीडर और IRGC का विजन जो है वो थोड़ा सा इंटरनेशनल है। हाँ, और अगर आपको याद होगा कि इस सभी अटैक के बाद 2025 के बाद, मैं आपको बताऊं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एक बड़ा घटनाक्रम बदला जिसने मुझे लगता है अमेरिका और इजराइल को ज़्यादा परेशान किया। वो ये था कि मिडिल ईस्ट के देशों का
जो क्लोजनेस थी ईरान के साथ वो बढ़ती चली गई। सऊदी के डिफेंस मिनिस्टर का सुप्रीम लीडर से मिलने जाना, लगातार बातचीत करना, मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ साथ ईरान का आगे तो जोड़ना, बहुत बड़ी घटना थी। एग्जैक्टली जब दोनों साथ आ गए तो आगे लगा और कि जब सऊदी अरब ईरान ही नहीं लड़ेंगे लड़ेंगे तो फिर कौन झगड़ा लड़ेगा? कहाँ बच गया? तो मुझे लगता है कि शायद अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए वो अलार्म था। उनको लगा कि ये तो हमारे प्रेजेंस को, हमारे वजूद को खतरा है, क्योंकि हम तो इसी बेसिस पर उस इलाके में बैठे थे कि हम आपको ईरान से बचाएंगे। बिल्कुल। अगर ये आपस में ही दोस्त बन गए तो फिर अमेरिका के उन बिलियन डिफेंस सिस्टम्स का, उनके सारे फ्लीट्स का वहाँ पर मौजूदगी का क्या काम है? हाँ, प्रश्न उठता किया बाटा हुआ। और फिर इसी वजह से लोग कहते हैं कि देखिए ये खतरा अमेरिका को था कि देखिए अगर ये बढ़ते चले गए तो फिर शायद हमारे लिए इनको खींच पाना या इनको तनाव पैदा वो मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे लगता है शायद वो तनाव की सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि आप नहीं चाहते थे कि मिडिल ईस्ट के देशों के साथ ईरान की क्लोजनेस बढ़े, क्योंकि देखिए अगर सऊदी और इधर के मिडिल ईस्ट के देशों की बढ़ती, अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, वो पूरा रीजन अमेरिका और इजराइल के हाथ से जाता, इजराइल एक तरीके से अकेला पड़ जाता। तो ये सारी चीज़ें थी जो उनको डरा रही थी, और इसके पीछे सबसे बड़ा माकूल कि रिजिम बदलाव होने वाला है। और आप इनरिच यूरेनियम के मैं आपको एक बहुत छोटा सा बात बताऊँ मैं, क्योंकि उनके कुछ लोगों से मिल रहा था। उन्होंने बोला तुम्हें पता है कि 60% तो एवरीबडी नो कि हमने 60% इनरिच कर लिया है, ठीक है। 60 से 90 पहुंचाना कितने दिन का प्रोसेस है? मुश्किल से 1 महीने 1.5 महीने का। अगर 2025 के बाद भी हम पर अटैक होता हम नहीं कर लेते, या उससे पहले भी हम नहीं कर लेते। तो हमने 90, देखिए ये बात हर कोई कहता ही है, अब वो अंदर खाने क्या कर रहे होंगे किसी को नहीं पता, लेकिन ये बात भी सच है कि उसी बात का डर दिखाना कि 90% इनरिच कर लेंगे, यूरेनियम बना लेंगे, और कौन देश है जो दुनिया को पता लग जाए कि मेरे पास 60% इनरिच है, अपने पास ही रखूंगा, एक ही लोकेशन में रखूंगा, आज के टाइम में जब आप सैटेलाइट से मुझ पर नज़र रखे हो। तो ये ईरान ने बहुत बहुत स्मार्टली इसको डिस्पर्स कर दिया था अलग अलग इलाकों में, छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में, तभी अमेरिका के और इजराइल के हाथ में नहीं लग पाया। तो ये 2 बड़े खतरे थे अमेरिका और इजराइल के लिए। पहला था जो अभी बने हुए हैं। जो अभी बने हुए। पहला था ये आपकी क्लोजनेस जो लगातार मिडिल ईस्ट के देशों के साथ इनकी MBS बढ़ रही है, हाँ। और दूसरा इनरिच यूरेनियम। लेकिन अब तीसरा खतरा भी पैदा हो गया, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो अब तक कहीं नहीं था, अब वो ट्राई एंड टेस्टेड वेपन है। अब तो कभी भी प्रेशराइज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तो युद्ध का एक सिद्धांत है कि जितना फैलाया जा सकता हो उतना फैलाओ, क्योंकि जब नेगोशिएशन पर बैठोगे, टेबल पर बैठोगे, तो समझौता दूर से शुरू होगा। हाँ। कि पहले ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो। यूरेनियम की तो बहुत दूर हो गई अब तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फोकस है। बिल्कुल तो है। IRGC को लेकर इतनी चर्चा हुई है, जो लोग ईरान के बारे में जानते भी ना होंगे अभी कुछ दिन पहले तक कि ग्लोब में कहाँ है वो, अब वो सब IRGC के एक्सपर्ट हैं। हाँ। तो सबके हाथ लग गई IRGC, उन्हें लग रहा है कि ये पता नहीं ऐसे काम कर रही है जैसे ISI काम करती है, या IRGC ही है जो एक्चुअली ईरान को चलाती है। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? और बिना इस खतरे के बताइएगा, फिर वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा। देखिए IRGC का कंट्रोल तो है, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि IRGC कंट्रोल करती है, बहुत हद तक करती है, यहाँ तक कि उनके पॉलिटिकल सिस्टम को अब भी कंट्रोल करती है। अभी भी आपने देखा कि खबरें आई कि आरागची ने जो अनाउंस कर दिया था ट्विटर पे, खुल गया है, IRGC के टॉप कमांडर्स ने उनको बताया कि नहीं आपको नहीं करना था, आपको नहीं बताना था। आपको याद होगा पेजिशकियान ने खासतौर पर एक अनाउंस किया था कि हम गलती मानते हैं, हालांकि उनकी वो कहते हैं कि उनकी बातों को गलत समझा गया, कि उन्होंने जहाँ मिडिल ईस्ट के देशों से माफ़ी मांगी थी कि देखिए हमसे गलती से हो गया, हम ये नहीं करेंगे। पेजिशकियान को समझाया गया कि आपको माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी, इससे हमारा देश कमज़ोर नज़र आएगा। तो ऐसा नहीं है कि कंट्रोल नहीं करती, बिल्कुल कंट्रोल करती है, हर चीज़ पे कंट्रोल रखता है। IRGC का कंट्रोल वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम, वहाँ की चीज़ों पर, उनकी आप कह सकते हैं आर्मी पर, उनकी तैयारियों पर, हर चीज़ पर रहता है। आप मिले वहाँ के अधिकारियों से? हाँ, मैं कुछ लोगों से मिला, लेकिन बहुत लिमिटेड लोग मिलते हैं वहाँ पर, वो नहीं मिलना चाहते, वो अपने आप को बहुत पीछे रखते हैं। ISI जैसा भोकाल है उनका? नहीं, ISI वाला भोकाल नहीं है उनका कि इंटेलिजेंस का काम और ये सब चीज़ें। हाँ, लेकिन वो अपना बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, पैसा कमा लिया है, ऐसा नहीं। अच्छा, ईरान के अंदर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि वो बहुत ज़्यादा आज़ादी स्क्वायर पे जो प्रोटेस्ट चल रहा था, IRGC के टॉप मोस्ट कमांडर्स वहाँ लोगों के बीच में से प्रोटेस्ट करते हुए साथ में चल रहे थे। आरागची जो उनके विदेश मामलों के मंत्री हैं, वो लोगों के साथ चलते हुए मुझे नजर आए। और मुझे याद है इससे पहले जो सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, लारीजानी मुझे वहाँ दिखे। तो ऐसे तमाम लोग वहाँ पे मुझे, आम लोगों ऐसा वो प्रोटोकॉल या ऐसा वो नहीं है कि आपको लगेगा कि वो बहुत प्रोटोकॉल में चल रहे होंगे। अच्छा, इतना घुल मिल के चलते हैं, लोगों के बीच में ही रहते हैं। एक पत्रकार के तौर पर ये फीलिंग कैसी होती है कि जिन लोगों को आपने अभी 2-3 महीने पहले वहाँ लोगों के बीच चलते फिरते, हंसते खेलते, बोलते, नारे लगाते देखा था, और जो इतने पावरफुल समझे जाते थे, वो एकदम से गए। ये मेरे लिए भी सरप्राइज था, एकदम से। यानी आपका सुरक्षा कवच कॉम्प्रोमाइज़ था,
सवाल तो यही था कि आप कॉम्प्रोमाइज़ थे। ये सवाल ईरान में भी उठ रहे हैं कि आखिरकार हमारी सारी लोकेशंस, हमारी सारी जानकारियाँ कैसे। क्या उन्होंने वो वेब सीरीज नहीं देखी सब जो हमने देखी है नेटफ्लिक्स पे, तेहरान वगैरह वगैरह? और फौदा तेहरान, बहुत सारी फौदा, तेहरान तो हाँ, खासकर इसी पे है। तेहरान भी इस पर है, फौदा भी, आप मैंने भी कई बार देखी है वो। तो वो तो ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया के सुपर कॉप फौदा तो वही फिर थे। भी इजराइल सेंट्रिक ज्यादा है। हाँ। और उस पर बात करूंगा गजा और उस पर, लेकिन तेहरान तो इसी बारे में है कि उनकी बिजली घर में घुस गए, ये कर दिया, वो कर दिया, हैक कर लिया। देखिए ये डर तो उनको भी है। वो तो ये बात कहते हैं कि हमारे यहाँ पे मोसाद की प्रेजेंस बहुत है। वो लगातार जब ये वॉर चल रही थी, उनके यहाँ इंटरनली कई ऑपरेशन चल रहे थे, जहाँ पर वो इस्फहान से उन्होंने करीबन 5-6 लोग पकड़े, फिर कहीं तेहरान के पास से पकड़े। वो कहते हैं कि हम मोसाद के जासूसों को पकड़ रहे हैं, इंटेलिजेंस। लेकिन आपको लगता है कि सिर्फ मोसाद गिने चुने लोगों पर काम कर रही होगी? अगर काम कर रही होगी, कितने सालों से वो भी तैयारी करके बैठे हुए हैं। मैं बार बार आपको पेजर का बताता हूँ। आपको हमने जब बाद में पता किया तो पता लगा पेजर की तैयारी कब से हो गई थी, कैसे उसको जानबूझ के दिया गया, नकली कंपनी बनाएगी। और नहीं, उनके हाथ में दिया गया कि तुम इस्तेमाल करो, और जब आप 1 साल तक इस्तेमाल करते रहे, तब जाके सही समय पर उसका इस्तेमाल उन्होंने न्यूट्रलाइज करने के लिए किया। तब तक कुछ नहीं किया, तब तक उसी पेजर से जानकारी इकट्ठा करते रहे। तो ये उनके काम करने का तरीका है, हमको नहीं पता। एक बार किसी ने बताया था कि एक बार मोसाद, ईरान जो है एक बड़े ऑपरेशन चलाने की तैयारी करते, वो हर दूसरा आदमी आपको सुनाता रह जाएगा। वो ईरान में भी कहा जाता है कि एक बार तैयारी कर रहे थे, पता लगा जो उनका हेड था वही कॉम्प्रोमाइज़ था मोसाद से। तो ये तो ईरान के हर जगहों पर ये, और ये डर भी दिखाता है कि आपको डर है कि देखिए हम कॉम्प्रोमाइज़, हमारे लोग बहुत हद तक हो गए हैं, शायद इसी वजह से डर। तो इससे क्या ईरान, यही मैं चाहता था, बढ़िया हो गया हम घूम के वहीं पहुंच गए। तो क्या इससे ईरान एक ऐसे स्टेट में तब्दील नहीं हो गया है जहां सब एक दूसरे पर शक कर रहे हैं और IRGC की ताकतें बढ़ गई हों? और आप जब वहां घूम रहे हो तो आपने ये प्रेजेंस फील किया हो लोगों के बीच में कि भले ही वो हिंदुस्तानियों का स्वागत करें, जिसका भी करें, पर मन में एक शक शुभा भी है। और IRGC भी में भी हर पर्यटक का और खासकर पत्रकारों की एक एक चीजें नोट करती चलती हो। बिल्कुल, मॉनिटरिंग। और ये तो होता है कि वो नज़र रखते हैं, वो देखते हैं कि क्या कर रहे हैं आप, उनकी कोई इन्फॉर्मेशन, जानकारी। हम रखते हैं हिंदुस्तान में ऐसे नजर? देखिए रखी तो बहुत चीज़ों पे जाती है नजर, जाती होगी, लेकिन बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो बताई नहीं जाती। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि, देखिए एजेंसीज़ का काम यही होता है, वो इन्हीं कामों के लिए बने होते हैं। वो हर चीज़ पर नज़र रखते हैं। कुछ चीज़ें जो हमको भी नहीं इंडिकेट होती, हमें भी पता भी नहीं होता, या हमें उस दूर तक हम सोच भी नहीं सकते, वो उस पर भी नज़र रखे होते हैं। और उनका काम सालों से यही चला होता है, उनके लिए वो रोज़मर्रा का काम होता है। और शायद मुझे लगता है किसी भी देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है सर्विलेंस, जिसकी हम बात करते हैं। आप सैटेलाइट ले आइए, आप कुछ भी ले आइए, लेकिन ह्यूमन इंट बहुत ज़रूरी होती है। ह्यूमन इंट से बेहतरीन कोई चीज़ नहीं होती। और शायद आज के टाइम में एजेंसीज उसी पे फोकस करती हैं। और आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। 7 अक्टूबर 2023 में जब वो सब इंसिडेंट्स हुए, और मैं जब वहाँ पहुँचा, उसके बाद IDF के साथ, मुझे आज भी याद है मेरी ब्रीफिंग थी, जब वो तस्वीरें हमको दिखा रहे थे 10 दिन के बाद। और मैंने उनसे पूछा, यू आर वन ऑफ द बेस्ट एजेंसीज इन वर्ल्ड, आपसे ये गलती कैसे हो गई? आपके पास सब कुछ था। उन्होंने उस गलती को माना, मेरे इंटरव्यू में उन्होंने माना कि हमसे गलती है, वी एक्सेप्ट। हम लोग टेक्नो से भी ज़्यादा हो गए थे, हम अपने कैमरास पे, सर्विलेंस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, लेकिन मैन ऑन ग्राउंड हमेशा ज़रूरी होते हैं। मैन ऑन ग्राउंड आपको ये जानकारी देते रहते हैं कि हाँ ये होने वाला है। तो क्या गजा में इसराइल की तरफ से, मोसाद की तरफ से, मतलब शिनबेट, जो भी एजेंसियां काम करती हैं, कोई नहीं था बताने वाला कि हमारे इतना बड़ा हमला करने वाला है? इतनी मोटी मोटी किताबें बिकती हैं जिसमें बड़े बड़े ऑपरेशंस की कहानियां हैं मोसाद के, जिसको देख के ये लगता है कि तो 24 घंटे जगे रहते होंगे। यार एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, कहते हैं ना कि जब आप कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ बढ़ते हो ना, तब आप ब्लंडर करते हो। मोसाद के लिए वो कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस वाला दौर था। ऐसा नहीं है कि मोसाद को जानकारी नहीं मिली थी। मुझे आज भी याद है, इजिप्ट की तरफ से ये इंटेलिजेंस शेयर किया गया था। इजिप्ट या एक और कंट्री ने इंटेलिजेंस शेयर किया था कि देखिए ये पैराग्लाइडर्स खरीद रहे हैं, यूरोप में ट्रेनिंग ले रहे हैं लगातार, और आप इस पर नज़र रखिए, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमास इतना क्यों खरीद रहा है, ट्रेनिंग क्यों दे रहा है। उन्होंने नहीं देखा। तो उन्होंने बहुत, देखिए आप अगर आप कभी गए हों, क्योंकि मैं तो उस इलाके में गया हूँ, उन इलाकों को उन्होंने फेंसिंग से कवर कर रखा है। बड़ी बड़ी फेंसिंग है, उस पर बड़े बड़े कैमरास लग रखे हैं, ड्रोन्स भी होते हैं वहाँ पर, एक पोस्ट बना रखी है जहाँ पे एक आदमी होता है। लेकिन सैटरडे संडे इसराइलीज काम नहीं करते, छुट्टी एक तरीके का वो अपने मनाते हैं। और उस समय उन्होंने फेंसिंग काटी नहीं, वो पैराग्लाइडर से आए, ऊपर से नीचे उतरे, दूसरी तरफ से उतरे, उन्होंने फेंसिंग काटी 2 जगह से, पीछे से पूरा का पूरा काफिला आया, उन्होंने उस इलाकों में घुसते चले गए। जिस जिस इलाके में उनको जो जो मिला उन्होंने मारना शुरू कर दिया। आपने देखा जाके?
मैंने आंखों से मतलब मैंने वो वीडियोस देखी रियल टाइम जो उन्होंने सीसीटीवी से दिखाई, वो कैसे घुसे पैराग्लाइडर्स से, वो घुसे दो की उसमें। उसका एक ही काम था जो घुसा था, उसने सिर्फ फेंसिंग काटनी थी, फेंसिंग काटी जीप से, और वो आए गाड़ियों से आए, और वो आपको बताऊं सेड्रॉट तक पहुंच गए थे। सेड्रॉट बहुत अंदर का इलाका है साउथ इसराइल के अंदर, करीबन 10 से 15 किलोमीटर अंदर का इलाका है। 15 किलोमीटर तक घुस गए। और जब ये ऑपरेशन हुआ, जब ये हुई, अगले 3 दिन तक इसराइल की फोर्सेस उस इलाके में घुसी नहीं थी। और जब हम उस इलाके में जब घुस रहे थे तो हमको ये बोला गया कि आप इस इलाके में मत जाइए, क्योंकि हमको भी नहीं पता कि वो कहाँ छुप के बैठे होंगे, कहीं वो आपको हॉस्टेज ना बना ले। हमको इजराइल ने एक घर की तलाशी ली। उस पूरे इलाके में कई दिनों तक कॉर्डन ऑफ करके ऑपरेशन चले हैं। एक घर में जाके देखा कि कहाँ यहाँ तो नहीं छुपे हुए हैं, यहाँ तो नहीं बैठ गए, और वो छुपे हुए थे। कई बिल्डिंगों में जाकर वो बैठे हुए थे कि आप आओगे तो हम आपको फिर दोबारा से अटैक करेंगे। एक जगह तो उन्होंने घर के अंदर बॉडीज़ के ऊपर ग्रेनेड से ट्रैप लगा दिया था कि आप बॉडी खींचोगे, ब्लास्ट होगा, आप मरोगे। तो उनकी तैयारियां ओवर कॉन्फिडेंस वाली थी। आपको समझ में नहीं आया कि वो तैयारी करके बैठा हुआ, ह्यूमन इंट से आप चूक गए। और उसके बाद फिर मुझे लगता है एजेंसीज को दोबारा समझ में आया कि बॉस, ह्यूमन इंट की ज़रूरत हमेशा रहती है। आप 7 अक्टूबर वाली घटना के 24 घंटे बाद वहाँ पहुँचे थे? मुझे याद है कि 7 अक्टूबर को ये घटना हुई, 8 तारीख को या 9 तारीख को सुबह मैं वहाँ से रिपोर्ट कर रहा था। और मैंने मतलब वहाँ पे मैं जब एयरपोर्ट पे उतरा इसराइल पे, उतरते ही वहाँ पे क्योंकि मिसाइल अटैक बहुत हो रहे थे वहाँ पे, तो आपको एकदम से अटैक होता है, आप भी बहुत परेशान। अटैक हुआ, आप भागे। फिर उसके बाद सीधा साउथ इसराइल। मैं पहली बार जब मैं गया तो मैं सेड्रॉट गया था। सेड्रॉट के बाद फिर मैं एश्केलॉन गया, फिर मैं आगे 1-2 जगह पे और गया जहाँ पे वो राइम फेस्टिवल चल रहा था। आपको याद होगा, पार्टी चल रही थी। हाँ, तो वहाँ पर मैं गया। फिर एक जगह बिल्कुल गाज़ा के पास जहाँ फेंसिंग थी और आखिरी गांव था जहाँ पर कुछ लोग रुके हुए थे, वर्कर्स जिनको उन्होंने मारा था, मैं वहाँ गया जहाँ से उन्होंने फेंसिंग काटी थी। पर कई ऐसी जगह मुझे मिले जहाँ पर वो अपनी गाड़ियाँ लेकर आए थे, मारे गए तो गाड़ियाँ वहीं छूट गई, उसमें उनके मेडिकल इक्विपमेंट थे, उनकी मशीन गन्स थी, सब ऐसे ही पड़ा हुआ जब आप पहुँचे तो सब पड़ा हुआ था? सब पड़ा हुआ था। मुझे आज भी याद है, मैंने वो कैप्चर किए हैं विजुअल मेरे अभी भी। आप देखेंगे तो मेरे इंस्टा पर या मेरे ट्विटर पे आपको मिल जाएंगी वो तस्वीरें, जहाँ पर सब चीज़ ऐसी पड़ी हुई हैं। मतलब ऐसा इलाका सन्नाटेदार मैंने कभी, कोई नहीं वहाँ पर। एक खामोशी जो आपको डरा रही है कि यार पता नहीं आप कहाँ गए हो, सब लोग गायब हैं, लाशें पड़ी हुई हैं, कोई देखने वाला नहीं है। ठीक है, आप आ रहे हो, कहीं आग लगी हुई है, आर्मी मूव कर रही है धीरे धीरे, फोर्सेस की मूवमेंट चल रही है। और मुझे लगता है कि मैं ऐसे समय में पहुंचा तब शायद आदमी ने अपना कंट्रोल नहीं जमाया था। उसके बाद तो मुझे याद है 5-6 दिन के बाद तो उन्होंने पूरे इलाके को कॉर्डन कर दिया, आप कहीं दूर दूर तक नहीं जा सकते हो। लेकिन पहली बार में जो मैंने देखा, मतलब वो मैंने भी ऐसा कभी नहीं देखा था। आप पॉडकास्ट से पहले बता भी रहे थे कि जब ये लोग हमास वाले आए तो इन्होंने गोप्रो लगा रखे थे, बिल्कुल, और कुछ वहीं गिर गए। तो जो दर्ज हुआ वो बाद में इजरायलियों ने भी देखा और आपने भी देखा। उसमें 1-2 घटना आप बता रहे थे, मैं चाहूँगा अब आप उसका जिक्र कर सकते हैं। तो क्योंकि देखिए, हमास का मकसद, हमास ने जो अटैक किया उस समय मुझे याद है, मैं बात किसी को बता रहा था फोर्सेस में, उन्होंने पूछा आपने क्या देखा, आप अपने थोड़ा सा अनुभव बताइए। मैंने कहा उनका मकसद सिर्फ अटैक करना नहीं था, उनका मकसद डराना था। वो ये दिखाना चाहते थे कि हम आपके कई लोग मार सकते हैं, हम में काबिलियत, और आपको डराना चाहते हैं। आप कभी भी जब लोगों को डरा देते हैं ना, दहशत भर देते हैं, आतंकियों का काम होता है दहशत भरना। हमास एक आतंकी समूह है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उन्होंने लोगों को जैसे मारा, मैंने भी देखकर इतनी बर्बरता से किसी को मारते हुए नहीं देखा। मुझे याद है एक घर का वीडियो था जो हम देख रहे थे, घर के अंदर वो घुसे, बॉर्डर के पास था, एक फादर अपने 2 बच्चों के साथ था। उन्होंने, बाप ने अपने बच्चों को बचाने की पहले कोशिश की, लेकिन उन चारों तरफ से उनको बंदी बना लिया। बच्चों के सामने उन्होंने बाप को मारा। ये दहशत बच्चों के अंदर भर जाए कि हम कितने क्रूर हैं। फिर उन्होंने अपने, एक मुझे याद है कि एक हमास का लड़का अपनी माँ से बात कर रहा था, वो अपनी माँ से बात कर रहा था, जिसका ट्रांसलेशन हमने बाद में सुना। उसने बोला कि आपको बहुत गर्व होगा, आप सोचो मैं कहाँ पर हूँ। मुझे आज भी वो वर्ड याद है। उसने बोला कहाँ पर, उसकी माँ रोने लग गई। तो बोला कि क्या करने आए हो, तो उसने बोला कि मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जो आपको बड़ा प्राइड फील कराएगा। उसके बाद उन्होंने मारा। उसके बाप ने मतलब उससे बात की, आई एम फीलिंग प्राउड, ऐसा उसे बोला। तो ये सारी चीज़ें मुझे आज भी इसलिए याद है क्योंकि मैंने 2-3 बार सुनी ये चीज़ें, और मैं समझ में आया कि इनका मकसद डराना नहीं था, इनका मकसद दहशत भरना था। फिर एक और इंसिडेंस था जहाँ पर बच्चों के पास आपको नज़र आया कि उन्होंने महिलाओं को कैसे मारा, बच्चों को, मतलब बड़ा आपको उस रोड पे मुझे याद है, मैंने आज भी वो वीडियो रिकॉर्ड करके रखी हुई है। आप कभी जाएगा तो देखिएगा, आप मेरे इंस्टा पर या ट्विटर पे,
मैंने बॉडीज ऐसे गिनी है, 1 बॉडी, 2 बॉडी, 3 बॉडी। मैं कुछ 100-200 मीटर तक चला और मैं बॉडीज गिनता चला, 1 बॉडी, 2 बॉडी, 3 बॉडी। सड़कों के किनारे सर कटी हुई लाशें, या आप कह सकते हैं पड़े हुए हैं, बॉडीज पड़ी हुई हैं, और मैं गिनता चला गया उनको। और वो ऐसे नज़ारा मैंने वहाँ पर आम देखा। बस स्टैंड के पास लाश पड़ी हुई है, घर के बाहर लाश पड़ी है, उनको जो जहाँ पे मिला उन्होंने मार दिया। सड़क किनारे लो, इधर लो, फिर वो जो फेस्टिवल चल रहा था, गाड़ियों के नीचे, टॉयलेट के अंदर लाशें मिली। मैंने वो देखा कब, मतलब मैंने अपने कैमरा में रिकॉर्ड किया था। वो टेंट लेकर आए थे बच्चे जो वहाँ पे फेस्टिवल के लिए आए थे, उनको अंदाज़ा भी नहीं था। तो कोई उधर पड़ा हुआ है, किसी की बॉडी उधर पड़ी हुई है, किसी की बॉडी उन्होंने मतलब गाड़ी के नीचे छुपा था बचने के लिए, वहीं मार दिया, गाड़ी के अंदर मार दिया, टॉयलेट्स में मार दिया, मतलब जहाँ जहाँ उनको मिला। और कुछ को ले भी गए। कुछ को ले भी गए। तो वो बहुत, आप जब देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि यार क्या है, मतलब क्या मानसिकता रही होगी इन लोगों की। तो इनकी मानसिकता डराने की थी। लेकिन हाँ, इस बात में आप इसराइल की भी तारीफ मानिए, नो डाउट। इसराइल ने जैसे रिटेलिएट किया, हालांकि बाद में उनके ऑपरेशन बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मोड में चले गए। फिर इतने चले गए कि उन्होंने पहले जो सहानुभूति थी इसराइल के साथ, फिर वो लोग सवाल भी उठाने लगे। और लाजमी है कि भाई एक थप्पड़ का जवाब अच्छा 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। हाँ, इससे ज़्यादा क्या। कि पूरा का पूरा तुमने गजा जो है बर्बाद कर दिया। हाँ। और आज के टाइम और उससे क्या होगा, नफरत बढ़ेगी। अब वो फिर तैयारी करें नफरत। और फिर एक और चीज़, एक बात किसी अफसर ने मुझे बहुत अच्छी बोली थी कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उनकी आइडियोलॉजी से ख़त्म कर सकते हो, आप उनको मार के ख़त्म करोगे, रिवाइव होगा। अभी हमास के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, टनल बर्बाद कर दिए, पीछे एक रिपोर्ट आई कि 20,000 लड़ाके और तैयार कर दिए उसने। तो आप कितना मारोगे। और फिर अगर आप गाज़ा को देखें तो एक तरीके से डेडलॉक जगह है, आगे समंदर है, पीछे चारों तरफ से इसराइल है, इसराइल से आगे बढ़ता जा रहा है, समंदर में वो जा नहीं सकते, तो उनको खाने पीने के लिए चीज़ें क्या मिलेंगी, कोई उनकी अपनी इकनॉमी नहीं है, तो उनको आप पे निर्भर रहना पड़ेगा। तो आप ये भी मान लीजिए एक तरीके बंधुआ मजदूर हैं, तो आपको उन्हीं के हिसाब से रहना पड़ेगा। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो वहाँ पर भी आपको अनसर्टेन नज़र आती है। अब गजा भी गए। मैं गाज़ा के उस गांव के इनिशियल लेवल तक गया जहाँ पर ये ऑपरेशन चलाए जा रहे थे। हालांकि उसके बाद मैं वापस आया, उम्मीद उसके बाद कभी बनी ही नहीं, क्योंकि आपको ही पता है कि गाज़ा खुला नहीं, आप इजिप्ट की तरफ से नहीं जा सकते, कहीं से नहीं जा सकते। लेकिन जो तस्वीरें हम देखते हैं गाज़ा की, वो तो ऐसा लगता है कि गाज़ा में कुछ देखने लायक कुछ बचा भी नहीं होगा। सारी इमारतें, 90% से ज़्यादा इमारतें ज़मींदोज़ हो चुकी हैं। आपने टनल्स का नाम लेकर उनका सारा नेटवर्क बर्बाद कर दिया है। हॉस्पिटल नहीं है, कुछ नहीं है, तो वहाँ पे कुछ है ही नहीं। मतलब वही इस स्ट्रगल में जो हो रहा है वहाँ पे इतने सालों से, कोई किसका साथ देगा इसमें कि ये सही है या वो सही है। और इसमें जहाँ जाओ वहीं नहीं, जहाँ जाओ फिर वही तस्वीर आपको साउथ लेबनान में भी दिखती है। मैं तो साउथ लेबनान में भी ट्रैवल किया। साउथ लेबनान में मैं बेका वैली, यारीनी, मुझे याद है यारीनी एक गाँव था बेका वैली के ठीक पास, मतलब वहाँ से आप ब्लू लाइन जिसको कहते हैं, यूनिफिल की टीमें रहती हैं, भारतीय टीम थी, मैं भारतीय सैनिकों के साथ वहाँ रहा था, मैंने उनके साथ स्टोरी की थी, यूनिफिल में वो मौजूद थी रेजिमेंट, तो मैं उनसे बातचीत की, उनके साथ स्टोरी की। भारतीय वहाँ पीस कीपिंग फोर्स के तौर पर भारतीय भी हैं, नेपाल के भी होते हैं, चाइना के भी होते हैं। तो मैं अपनी टुकड़ी से मिलने वहाँ पर गया था, मैंने उनके साथ रिकॉर्डिंग की, इंटरव्यूज़ लिए उनसे जानने की कोशिश भी की, वो भी बैठे हुए थे। तो वहाँ पर कुछ गाँव हैं, यारीनी और ऐसे करके गाँव, पूरे के पूरे गाँव खाली, लेकिन हर गांव के घर के नीचे आपको एक छोटा सा बंकर नज़र आता है, और आपको नज़र आता है कि अच्छा हिजबुल्लाह यहाँ से कमांड करता था। आपको हिजबुल्लाह के लोग नज़र आए, मुझे याद है, और उनका सर्विलेंस समझ में आया मुझे कितना इंपॉर्टेंट। मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य आपको बताता हूँ कि मैं उसी समय जब ये कवर कर रहा था, तो मैं बचाते ऊपर बेका वैली और ऊपर गया, सामने मुझे याद है 100 मीटर की दूरी पे इजरायली फोर्सेस के मुझे वहाँ पर नज़र आ रहे थे इंस्टॉलेशंस, वो मुझे मॉनिटर कर रहे थे, ड्रोन उड़ रहे थे। ये तब बात है जब नसरल्ला को मार दिया गया था, हमास हिजबुल्लाह के जो चीफ थे। तो वहाँ से मुझे सब कुछ दिख रहा था, तो IDF मॉनिटरिंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। मैं कर आके वहाँ से रिपोर्ट करके 5-6 किलोमीटर नॉर्मल इलाके में आया। तो मेरे साथ जो मेरे ड्राइवर साहब थे, मेरे कैमरा पर्सन थे, तो मेरे ड्राइवर साहब ने बोला कि प्यास लग रही है, मुझे भी प्यास लग रही थी। मैं कहा पानी के लिए रोक दो। पेट्रोल पंप पर हम पानी के लिए रुके, किसी को नहीं पता था, विदाउट परमिशन गए थे, हम घूम रहे थे। फिक्शन ऑफ सेकंड मुश्किल लगता है कि 4 या 5 मिनट होंगे, मैंने पानी की बोतल ख़रीद के पैसे ही दिए थे। 5 स्कूटी टाइप बाइक्स पे आके उन्होंने चारों तरफ से हमारी गाड़ी को घेर लिया। घेरने के बाद बोला आप कौन हो? मैंने बोला इनको कैसे पता लगा कि मैं हूँ? तो जो बाहर पंचर वाला बैठा हुआ था वो उनका इन्फॉर्मर था, और वो हमें यही देख रहा था कि गलती हमसे क्या हुई कि हम जब गाड़ी से निकले तो मेरे हाथ में माइक था। उसने मुझे पहचान लिया,
कि ये साफ़ी, आप उन्हें साफ़ी कहते हैं, हाँ, पत्रकार, बिल्कुल। ये साफ़ी है। तो उसने मुझे पहचान लिया, उसने तुरंत सूचना दी, वो आ गए, उन्होंने कंट्रोल किया। उन्होंने सबसे पहले हमारे इक्विपमेंट छीने, उसके बाद उन्होंने हमारे पासपोर्ट छीने, उसके बाद उन्होंने देखा कि मैं इज़राइल 3 बार ट्रैवल कर चुका हूँ। हालाँकि बड़ा उनको कि कैसे जा सकता है ये आदमी और ये यहाँ क्या कर रहा है? उनको तो ये डर ये रहता है ना कि ये एक तरीके का इन्फॉर्मर होगा, ये बता यहाँ की बात वहाँ ये उनको, बताएगा। हाँ, और दोनों तरफ ये डर होता है। हालाँकि हम पत्रकार हैं, हमारा काम सिर्फ रिपोर्ट करना है, हमें क्या लेना देना, जो बताएँगे वो जो टीवी बताएंगे टीवी पे बता ही आएगा। देंगे। तो उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट दे, 4 घंटे तक उन्होंने मेरा इंटरोगेशन किया, 4 घंटों तक। हिजबुल्लाह के लोग थे। 4 घंटों तक उन्होंने मेरे से हर सवाल पूछे। हमें पेट्रोल पंप के किनारे पे ला बैठा दिया, हमारे सारे इक्विपमेंट छीन के, आप किससे बात करते हो, कैसे आए हो, कहाँ कहाँ गए हो। मैं अफ़गानिस्तान भी ट्रैवल कर चुका था, अफ़गानिस्तान क्यों गए थे। तो तमाम सवाल जवाब ये वो उन्होंने मुझसे पूछे। 4 घंटे के बाद, क्योंकि मैं किसी एक बड़े कमांडर से हिजबुल्लाह के उस समय संपर्क में था, तो मैंने उनसे बोला कि वो मुझे जानते हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। उन्होंने बोला बात कराओ। मैंने उनसे बात कराई, तब वो जाके थोड़े से रिलैक्स हुए कि ठीक है, आप इनको छोड़िए। फिर एक जगह मुझे याद है कि मैं जब कवर कर रहा था, मैं वहाँ कवर करके उस रिपोर्ट करके, इजराइल ने वहाँ पे एयर स्ट्राइक्स की थी, मैंने वहाँ रिपोर्ट की। रिपोर्ट करने का हिजबुल्लाह के लोग आए कि आप यहाँ से जाइए, क्योंकि ऐसे करके आप इन्फॉर्मेशन दे रहे। हम निकले, वहाँ पे 2 मिनट के बाद फिर एयर स्ट्राइक्स हो गई। तो फिर हिजबुल्लाह को लगा ये लोग यहाँ क्यों कर रहे हैं, ये इसका मतलब ये तो इन्फॉर्म, तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है एक पत्रकार के लिए देखना कि इन इलाकों में आपको रिपोर्ट भी करना है, अपनी जान भी बचानी है, और फिर ये भी देखना है कि आपको कहीं वो झूठे आरोप में या किसी चीज़ में ट्रैप करके आपको बंद ना कर दे। क्योंकि आपके लिए तो समस्या दोनों जगह से ना, ऊपर से एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, नीचे से जो उनके लोकल हैं वो आपको ही समझते हैं कि कहीं ये जासूसी ना करता हो, या फिर हमें बता ना देता हो, या फिर ये हमारी इन्फॉर्मेशन ना लीक कर देता हो। तो वो उनके लिए उनकी सेंसिटिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। लेकिन हाँ, ये है कि उस इलाके में भी वही चीज़ें मुझे नज़र आई जो गाज़ा वाली तस्वीर हम देख, सब इलाके बर्बाद, 8-10 किलोमीटर के। मुझे याद है बेरूट के अंदर जब मैं रुका हुआ हूँ, लोग सड़कों पर, महीने भर तक लोग सड़कों पर सोते थे, समंदर किनारे टेंट लगा के। इतने लोग विस्थापित हुए थे वहाँ से। बारिश हो रही है तो बारिश में भी वहीं साउथ रुके हुए हैं। लेबनान से। साउथ लेबनान से बेरूट की तरफ आए थे वो लोग। तो जिस होटल में मैं रुका रहता था वो वहाँ का सबसे आलीशान होटलों में से एक था, बीच के पास आसपास, क्योंकि वो एक जगह थी यहाँ से हम लोग ट्रैवल करते थे, क्योंकि हाईवे वहाँ से करीब था। लेकिन बाद में जब हमने देखा, उस होटल के आसपास ऐसा लगने लग गया था कि जैसे आप किसी स्लम जैसी जगहों पे रह रहे हैं, क्योंकि लोग सड़कों पर रो रहे हैं, वहाँ पर आप वहीं खाना बना रहे हैं, वहीं रुके हैं, और महीने तक, मैं मतलब मैं 2 महीने रहा मुश्किल से। तो सड़कों किस पर, दौरान थे? ये था तब 2024 से पहले भी, और 2024 में जब नसरल्ला मारे गए उसके बाद भी, हिजबुल्लाह के जो चीफ थे, तो उससे पहले भी मैं गया हूँ, तो उसके बाद भी मैं गया। तो मैंने दोनों टाइम यही देखा वहाँ पर, और वहाँ पे मैंने देखा कि पूरा इलाका बर्बाद है, लोग सड़कों पर हैं, खाने को खाना नहीं है, लोग परेशान हो रखे हैं। अमेरिका तो कह रहा था हिजबुल्लाह खत्म हो गया। हिजबुल्लाह ख़त्म नहीं हुआ है, ये बात तो अमेरिका और इजराइल दोनों को पता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हिजबुल्लाह कुछ छोटे कमांडर्स या कंट्रोल उसमें काम करता हो। साउथ लेबनान का इलाका मेजोरिटी हिजबुल्लाह है। हमास खत्म हो गया। हमास भी नहीं, आपको भी पता, मुझे भी पता। ख़त्म हुआ होता तो जंग क्यों चल रही होती फिर? आप कितना भी कोशिश कर ले ऑपरेशन, आपको एक दिन तो आराम से आपको हॉल्ट तो करना ही पड़ेगा। या तो आप सबको मार दीजिए, वो पॉसिबल नहीं है आज के टाइम में। अगर आप चाहें कि आप इतने लाखों लोगों को एक साथ मारते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आपने उनका इलाका बर्बाद कर दिया। और उस एक कॉन्सेप्ट है सलामी स्लाइसिंग, हम अक्सर सुनते हैं, चीन को लेकर हम उसके ऊपर बात करते हैं, सलामी स्लाइसिंग। मुझे लगता है एक्चुअल सलामी स्लाइसिंग इजराइल करता है। इजराइल ने, देखिए, अगर आप पिछले 2-3 सालों में अगर आप देखें, वो गाज़ा में घुसे उन्होंने, गाज़ा के एरिया के ऊपर, वो सीरिया में घुसे, साउथ सीरिया का इलाका, साउथ लेबनान में घुसे, साउथ लेबनान का इलाका, गोलान हाइट्स। अब तो गोलान हाइट्स भूल जाइए, अब तो गोलान हाइट्स के आगे बात बढ़ गई है। अब तो आप मान के चलिए लिथानी रिवर के इधर का इलाका जो है वो सारा धीरे धीरे उनके कंट्रोल में आ गया। अब उनकी इन्फेंट्री वहाँ पर मौजूद है। साउथ सीरिया का इलाका, देरा का इलाका, मुझे याद है, सीरिया के इलाके, वो जो इलाके जो लेबनान से लगते हैं, या फिर एक्चुअल में वो लगते थे लेबनान से, लेकिन अब वो इजराइल से लगते हैं, वो इलाका बफर जोन, तो उस इलाके में भी इजराइल है। तो अब इलाके में इजराइल का कंट्रोल बहुत हद तक बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है हाइफा को बचाने के लिए इजराइल की एक कोशिश रही होगी। देखिए, आप नॉर्थ के इलाकों में थोड़ा बफर जोन क्रिएट कर दीजिए, ताकि अगर उनकी मिसाइल भी आए तो आपके पास एयर डिफेंस सिस्टम वहाँ पे तैनात हो। तो इजराइल ने बहुत हद तक अपने आप को, देखिए, नो डाउट इजराइल को नुकसान हुआ होगा उस समय 7 अक्टूबर वाले, उसमें बहुत लोग मारे गए इजराइल के, वो एक आतंकवादी हमला था। उसके बाद इजराइल ने जो 2-2.5 साल में किया, उसके बाद उन्होंने उसमें अचीव किया है, अगर आप उसको मोटे तौर पर देखें।
आपने एरिया कैप्चर कर लिया, आपने बहुत हद तक लड़ाके मार दिया, आपने ईरान पे 2-2 बार अटैक कर दिया, आपने ईरान को इतने पीछे हद तक धकेल दिया कि अगले 10-15 साल उसको रिवाइव करने में दोबारा से लगेंगे। तो वो सब अचीवमेंट वही है, जैसे 1967 में 6 डे वॉर हुई, वो उस पर हमलावर हुए इजराइल पर, तो इजराइल ने वापस अटैक किया, उन्हें पीछे खदेड़ा, उनके इलाके ले लिए और मजबूत होके बैठ गया। तो अभी फिर 2-3 साल बाद हुआ, फिर वही किया। तो इजराइल कभी भी अपनी जंग में कहते हैं खाली हाथ वापस नहीं आता, वो हमेशा कुछ ना कुछ लेकर वापस आता है। और इस बार भी आप देख लीजिएगा, इजराइल फिर कुछ ना कुछ अपने लिए लेकर आए। और इजराइल कहता है कि कॉस्ट ऑफ वॉर इज एरिया। इकोनॉमिक नॉक्स हुआ, लेकिन हमने अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को और मजबूत कर दिया, अपनी डिप्लॉयमेंट को और मजबूत कर दिया। इकोनॉमी का तो क्या है, हाँ, इजराइल खड़ी कर लिया। इजराइल का तो अपने आप हर चीज़ आत्मनिर्भर है, तो ये ज़रूर है। लेकिन हाँ, इजराइल जिस हिसाब से लड़ रहा है, मुझे बहुत हद तक है कि ख़त्म तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ, उन्होंने उस रूट्स को काट दिया है। पहले जो हिजबुल्लाह को चीज़ें जाती थी, रसद जाती थी, साजो सामान जाता था, वो ईरान से इराक, इराक से साउथ सीरिया और साउथ सीरिया से फिर लेबनान, उन्होंने उन रसद की लाइनों को काट दिया है। और रसद की लाइनें काटने का मकसद यही था कि हिजबुल्लाह तक चीज़ें ना पहुँचे। लेकिन आपको याद होगा कि बीच में ये भी खबर आई कि बंदर अब्बास के इलाकों से, समुद्री इलाकों से वो ऐसे घूमकर गल्फ ऑफ ओमान से और वो बेरूट तक पहुँचाते हैं सामान। फिर उन्होंने इधर अटैक कर दिया। लेकिन हिजबुल्लाह तो आज भी उतना ही पावरफुल है, उसने भी कई मिसाइल ढूंढ लेगा, उसने भी अटैक किए हैं, उसने लगातार इजराइल पे कितने बड़े अटैक किए हैं। तो ये गेम है, चलती रहेगी। लेकिन आपको यही है कि आप कैसे इसको कंट्रोल करें। ये तो भैया ये डिप्लोमेट ही जानते हैं, हम लोग रिपोर्टर के तौर पे तो हम ये जानते हैं कि यार ये चीज़ें अस्थिर हैं, अभी ठीक होती हुई तो नहीं नज़र आती। जब इतना ख़तरा है, इतने लोगों की जान जाती है, पत्रकार भी सुरक्षित नहीं हैं, हर तरफ शक शुबह से घिरे रहते हैं, तो मेरा आखिरी सवाल ये है कि वो कौन सी चीज़ है जो आप जैसे किसी पत्रकार को नौकरी के अलावा बार बार प्रेरित करती है कि एक नई जंग हो गई, फिर से उठाओ अपना बस्ता और चलो। उत्सुकता, क्यूरियोसिटी, जानना, जिन चीज़ों को हम अपने कॉलेज टाइम में पढ़ते थे, जब आप उसको आंखों से देखते हो, उसकी सच्चाई जानते हो, तो उत्सुकता वो भूख की तरह ख़त्म ही नहीं होती, बढ़ती जाती है। अरे नहीं ये भी जानना है, चाहे उसकी कीमत जान देना हो। यार जान देना तो देखो कोई नहीं चाहेगा, मैं भी इंसान हूँ। लेकिन आपके मित्र हैं जो स्पिन बुलडॉग में मारे गए, हाँ, मेरे कई और दोस्त भी लेबनान में थे, मुझे याद है। जान तो वाकई कोई नहीं देना चाहता, लेकिन मुझे याद भी, आपने जब नाम दिया तो एक लेबनान में मुझे याद पत्रकार मुझे मिले थे। तो मैं एक वहाँ पे साउथ लेबनान में एक जगह थी, मज़गायूं शायद उस जगह का नाम है, मज़गायूं पर आप खड़े होकर साउथ लेबनान सामने देख सकते हैं, पहाड़ी का इलाका है। तो वहाँ पे अक्सर पत्रकार, लेबनान के पत्रकार वहीं से खड़े होकर रिपोर्ट किया करते थे कि यहाँ पर अटैक हो गया। मैं करके आया, वापस आ गया था मैं यहाँ पे भारत में, पता लगा कि वहाँ पे कुछ पत्रकार रिपोर्ट कर रहे थे, इजराइल ने स्ट्राइक्स की, 3 पत्रकार मारे गए, उसमें एक लड़का जो मैंने देखा वो वहाँ मुझे मिला था, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। तो मैंने सोचा यार बताओ, ये तो मिल रहा था, मैं इससे जानकारियाँ भी लेता, हमारे इससे बातचीत भी करता था, ये साझा करता रहा, लेकिन अब मतलब आपको बड़ा अजीब सा लगता है कि कई दिनों तक यार इतनी जल्दी चीज़ें बदल जाती हैं। तो डर तो यार हर किसी को लगता है, डर हर पत्रकार को भी लगता है, पत्रकार भी इंसान। लेकिन वो कहते हैं ना, उत्सुकता जो है ये मानती नहीं है, ये आपको कुछ ना कुछ कहती रहती है कि जाओ करो देखो, क्यूरियोसिटी और नहीं, फिर पत्रकार जो है वो सुरक्षित रहे भाई। नहीं ये बात है। और मतलब मुझे याद है कि मुझे कश्मीर में भी मैंने लंबे समय तक रिपोर्ट किया है। उस समय जब आतंकवादी घटनाएं बहुत होती थी, बुरहान वानी टाइप जब चीज़ें होती थी, उस समय मैं कश्मीर में बहुत ट्रैवल, जब पत्थरबाजी की घटनाएं बहुत आम थी, 2-2 महीने कर्फ्यू लगे रहते थे, तब भी उत्सुकता ये रहती थी कि नहीं इस इलाके में जाना। ये क्या शौक है आपका कि आप कॉन्फ्लिक्ट जोन में जाते हो? ऐसी तो बहुत जगह हैं जहाँ आप जा सकते हो और मेरा खुशी वापस आ सकते हो, घर वाले भी निश्चिंत रह सकते हैं। मैं जाना हर जगह जाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा सिर्फ काम है कि मैं कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन अब कहते हैं ना कि आपको उसी काम में रुचि आ गई जो काम सबसे मुश्किल है, या काम जो सबसे नामुमकिन लोग समझते हैं कि अरे यार ये नहीं हो सकता, अरे यार यहाँ से रिपोर्ट नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि जिम्मेदारी और जवाबदेही भी हो गई है कि, क्योंकि मुझे आज भी याद है, मैं बड़ा बुरा मुझे लगा था उस समय कि मैं मणिपुर नहीं जा पाया था। मणिपुर में जब ये चीज़ें चल रही थी, हाँ, तो मैं मणिपुर नहीं जा पाया था। और मैं डिफेंस के उसमें रहता हूँ, तो कई लोगों ने मुझे लिखा, जो मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगा कि आप मणिपुर क्यों नहीं गए। तो मुझे लगता है यार, लोग आपसे जब जवाबदेही समझने लग जाए ना, आपसे पूछने लग जाए, इसका मतलब लोग आप पे भरोसा कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप रिपोर्ट करिए, आप दिखाइए सच्चाई, कि आप अपना पर्सपेक्टिव दीजिए, और शायद वो लोग सुनना चाह रहे हैं आपसे। और जब आप वो नहीं कर रहे, तो फिर आप अंदर से परेशान होते हो कि यार ये मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो वो जवाबदेही या उत्सुकता, या सारी चीज़ें मुझे परेशान भी करते हैं, और कई बार कहते हैं कि नहीं कुछ करते हैं,
निकलते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करके लाते मैंने एक फिल्म देखी थी एक महिला पत्रकार पर, शायद आप उसका नाम बता पाए, जिनकी एक आंख चली गई थी LTT वाले संघर्ष के दौरान। नाम याद है कुछ? तो वो एक बड़ी अच्छी फिल्म थी जिसमें ये दिखाया था आखिर में कि वो कॉन्फ्लिक्ट पर लगातार कवरेज करती थी। तो वो धीरे 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 जो होता है, आखिर इतनी हिंसा देखने के बाद बर्बरता देखने के बाद इंसान लौटता तो है घर, लेकिन वो वैसा नहीं रहता कभी, क्योंकि अब उसके पास वो एक्सपीरियंसेस हैं जो आपने नहीं देखे। आपने बस टीवी पे कितना भी आप हिंसा देखो, वो बात नहीं हो सकती जो किसी ने आमने सामने देखी हो, और जो असर उस पर होता है वो आप पे नहीं होता है, तो बता नहीं पाती। तो मैं कई बार सोचता हूँ, अब ये हमारी खुशकिस्मती है कि इसी मीडिया हाउस में हम भी काम करते हैं, आप लोगों से कभी कभार बात हो पाती है, व्यस्तता होती है आप लोगों की, लेकिन खुशकिस्मती है कि आपसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जो मन में सवाल हो। उससे कोई कॉन्फ्लिक्ट कवर करने वाला पत्रकार उससे ओवरकम कैसे करता है? भूल तो सकते नहीं आप, नहीं भूल भी नहीं वो सकते। इजराइल और में जो हुआ है, गजा में वो जो कभी देखा। भी आपके आंखों के सामने आया था। कभी कभी आप बैठे हुए, नॉर्मली मैं ट्रैवल कर, मुझे याद है कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, कुछ बैठे बैठे कुछ देखा ऐसा, जैसे मुझे आज भी मतलब कई बार मुझे एक वो बच्ची याद आ जाती है। साउथ लेबनान में मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, मैं साउथ लेबनान के इलाकों से बाहर निकला, धाइया के पास वो इलाका है, धाइया आपको पता हुआ हिजबुल्ला का गढ़ है। तो मैं अक्सर जब पहली बार मैं धाइया गया था तो मैं रुका, मुझे 4-5 लोगों ने पकड़ लिया। मुझे किसी ने बोला कि इस इलाके में मोबाइल फ़ोन भी मत निकालना, गाड़ी यहाँ पे 2 सेकंड भी नहीं खड़ी हो सकती है। तो मैं बड़ा डरा, तो मैंने बड़ी मुश्किल से उसके विजुअल बनाए अंदर घुसा, लेकिन फिर मेरे को वहाँ से निकलना पड़ा। दूसरी बार मैं जब दोबारा लेबनान गया नसरल्ला के बाद, तब धाइया में बहुत चीज़ें, इमारतें धराशायी हो गई थी। तो उस समय धाइया के एक इलाके में घर था आउटस्कर्ट में, मुझे याद है कि मैं वहाँ बैठा हुआ था, तो कुछ भूख लग रही थी, कुछ खाने का मन था, तो फ्रूट्स की दुकान थी। तो जो उस लड़की के बच्ची के पिता थे, वो फ्रूट्स की दुकान थी, मैंने 2-4 फ्रूट्स ले लिए, खा लिए। तो उन्होंने मुझे कुर्सी दे दी कि आप यहीं बैठ के खा लो। तो मैं वहीं बैठ के, मेरा कैमरा पर्सन, मैं खा रहा था, हम दोनों ने खाना वाना खाया, उन्होंने बहुत अच्छे। तो बच्ची आई, बहुत सुंदर बच्ची थी, छोटी सी, भागती आई खेलती हुई, तो आके खड़ी हो गई। तो मैंने उसको एक चॉकलेट, मेरे बैग में रहती है मीट तौर पे, तो मैंने उसको 1-2 चॉकलेट दी, बड़ी अच्छी हुई। उसने फ़ोटो क्लिक कराई, मेरे पास भी पिक्चर है उसकी, क्लिक कराई। दूसरी बार जब मैं गया ना, वो घर पूरा बर्बाद। तो मैं सोचता हूँगा यार क्या बच्ची पे बीती होगी। फिर मैं उसके दादा से मिला, मैं आपको बताता हूँ। तो वहाँ पे जब मैं अगली बार गया तो वो बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था। मैंने वो कहाँ है? बोला बेटा उसके फादर मर गए उसमें अटैक में, बच्ची और माँ चली गई आगे कहीं बेरूट के आगे, तो नॉर्थ लेबनान की तरफ। तो कह रहा मैं हूँ। तो मैंने देखा यार, मतलब मुझे कुछ याद नहीं आया, मुझे वो बच्ची याद रहती रही। तो मैं एक बार मैं गाड़ी चला रहा था तो मैंने ऐसे ही देखा और मुझे उस बच्ची की याद वहाँ पर आ गई कि यार वो बच्ची भी तो थी, देखो। तो आपको पता नहीं होता आपको क्या याद आ जाए। बट हाँ ये है कि कई बार वो फ्लैशबैक आते हैं। कई बार जब मुझे याद है, मैं इसराइल वाला कवर करके आया था, तो मैंने जो बॉडीज इतनी देखी थी, उनकी वो बदबू आ रही है। आप 8-8 एक कमरे के अंदर, मुझे याद है कैमरा जब खुला, कैमरे की लाइट पड़ी, एक के ऊपर एक करके 15 बॉडीज पड़ी हुई थी, इकट्ठी की हुई थी। तो वो मंजर मैं आज भी नहीं भूलता हूँ। एक कटा हुआ सर ऐसे रखा हुआ था, मैं और बॉडीज ऐसे पड़ी हुई थी। और जब अंदर घुसे हम तो पता ही नहीं था, तो हम तो जब घुसे और कैमरा की उसने फ्लैश ऐसे ऑन की, और उसकी स्मेल इतनी ज़्यादा थी कि आप मतलब उससे परेशान हो गए। वो मुझे नहीं भूलता, उसके फ्लैशबैक मुझे कई दिन तक आए थे कि यार रात को सोते हुए कि ऐसा हुआ था ऐसा। लेकिन हाँ ठीक है, फिर बाद में आप मतलब कोशिश तो आप भी करते हो भूल जाओ, उस चीज़ों से ओवरकम कर जाओ। लेकिन हाँ कई बार वो यादें, एक आधी पिक्चर आपके दिमाग में रह जाती हैं, वो आपके दिमाग में ऐसी छप जाती हैं, सालों तक नहीं भूलते हो, एग्जैक्ट पिक्चर नहीं भूलते हो। तो ठीक है, बाकी तो लाइफ है, रिपोर्टर की लाइफ है, हम लोग तो ऐसी हैं, कई चीज़ें देखते हैं, कई चीज़ें आगे भूल जाते हैं, कई चीज़ें आगे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन रहते ही कई बार। मुश्किल काम है आपका, अरे नहीं, और इतना मुश्किल काम 1.25 घंटे 1.5 घंटे में समेटना मुश्किल था। लेकिन पॉडकास्ट की भी अपनी एक सीमा है, और मेरा ख्याल है मैंने करीब करीब पार कर दी वो। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपको बहुत बहुत सुमित चौधरी जी, आज वक्त दिया। कोशिश करेंगे कि फिर से मुलाकात हो, है ना। बहुत सारी बातें थी, पूछनी रह गई, पर आप मुझे समय भी देंगे उम्मीद तो है कि नए असाइनमेंट के ऊपर जब भी हो तो मैं आपसे फिर मुलाकात करूं। हाँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि टीवी पर आप भले ही कितना भी बोल लें, बहुत कुछ रह जाता होगा जो वहाँ नहीं शेयर कर पाते हैं। टीवी की सीमा हमसे भी ज़्यादा टाइट है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत सारी बातें पता चली, और मुझे उम्मीद है कि जो हमें देख सुन रहे होंगे उनके जहन के भी जाले कुछ हद तक साफ हुए होंगे, क्योंकि आप ही हैं जो बहुत कुछ लोगों में से जो इस वक्त ईरान हुआ है, और कोशिश कीजिएगा, कर ही रहे होंगे कि फिर जाना हो। वो तो
आपने बात की उत्सुकता वो भी है। तो जब जाएंगे वापस लौटेंगे फिर बात पक्का, पक्का। उम्मीद यही है कि पढ़ाकू नितिन वर्ल्ड अफेयर्स का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो ना आया हो, कमेंट बॉक्स तो खुला ही है। और जो बातें हमने सुमित से की, आपको उसमें कुछ जोड़ना हो या उस पर कुछ कहना हो तो ज़रूर लिखिएगा। सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। इतने धैर्य से सुना, इतने धैर्य से देखा, और चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया है आपने। सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।